सर, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे आपका क्या व्यू पॉइंट है? लश्कर का फोकस मोस्टली कश्मीर पर था, जैसा कि आईएसआई इसको डायरेक्ट करती थी। इनकी अपनी एक सोच है कि हमें इंडिया को जो पूरा एक इस्लामिक इन्वेजन इंडिया के ऊपर करना है और प्योरली रिलीजियस माइंडेड तरीके से। उसने मसूद अजहर ने कहा भी था कि आप जब अयोध्या में, जलंधर में, अमृतसर में, दिल्ली में, बम्बई में अटैक करेंगे तब हिंदुस्तान को। सर, वेस्ट एशिया की जियो पॉलिटिक्स पे आपका क्या व्यू पॉइंट है? देखिए, आपने बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल किया। ये जो दौर चल रहा है दुनिया में, जियो पॉलिटिक्स के लिहाज से बहुत उथल पुथल हो रही है। इसको हम कह सकते हैं वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है पूरा का पूरा। वेस्ट एशिया। सर, आपने बोला 1990 ऑनवर्ड्स ये एक तरह से रेडिकलाइजेशन करने का प्रोसेस चल रहा है और अभी तक ये चल रहा है और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो चुके हैं। अगर ये बात हमारे जैसे लोग डिस्कस कर रहे हैं आपस में, तो यानी हमारी इंटेलिजेंस को भी पता होगा, क्या हमारा आईबी एफिशिएंट नहीं है? आगे हमारे देश में क्या स्थिति बनेगी, जो मतलब आई शुड नॉट बी माइजर विद माय वर्ड्स। मैं तो ये कहूँगा कि भारत एक सिविल वॉर के मुहाने पर खड़ा है आज। एक टाइम बॉम्ब जो होता है ना, ये टिकिंग टाइम बॉम्ब है, आप ये मान के चलिए, सिविल वॉर के मुहाने पर खड़ा है। तो सर, इंडिया फिर वो ऐसे ही लौटता रहेगा, कुछ होगा ही नहीं? छोटे छोटे शहरों में जो 50-50 कमरों के जो घर दे रखे हैं कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, वो बंद कर दीजिए। एक उनको फ्लैट्स दे दीजिए, आप उनको एक गाड़ी दीजिए। उनको घर पे जो 30-30, 40-40 लोग काम करते हैं, कोई बागवानी करता है, कोई किचन में काम करता है, कोई बच्चे को स्कूल छुड़ाने जाता है, कोई मैडम को शॉपिंग कराने जाता है, वो सारी चीजें बंद कर दीजिए आप। आपको कैसा लगेगा अगर हम आपको ये बताएं कि पहलगाम के अटैक के जैसी सिचुएशन या ऑक सिंदूर के जैसी सिचुएशन या फिर एक रियल वॉर लाइक सिचुएशन नवंबर या दिसंबर 2025 में फिर से क्रिएट हो सकती है? जी हाँ, आज के पॉडकास्ट में हमने डॉक्टर अभिनव पांड्या जी के साथ, जो एक पीएचडी हैं टेररिज्म और काउंटर टेररिज्म में, ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं और उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि नवंबर या दिसंबर में फिर से एक अटैक होगा पाकिस्तान की तरफ से, एक रिटेलिएटरी अटैक होगा और इस टाइम एक रियल वॉर लाइक सिचुएशन नहीं बल्कि एक वॉर ही होगा। डॉक्टर पांड्या इज ऑल्सो अ ग्रेजुएट फ्रॉम कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड सेंट स्टीफेंस कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। उनकी बहुत अच्छी बुक्स पब्लिश्ड हैं टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन और जैश ए मोहम्मद जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। एक स्कॉलर हैं जिन्होंने इन डेप्थ रिसर्च किया है टेररिज्म और काउंटर टेररिज्म के ऊपर, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, सी यू इन द पॉडकास्ट। सर, आपने बुक जैश ए मोहम्मद पे ही क्यों लिखी है? बाकी जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उन पे क्यों नहीं लिखी? जी, उसका एक कारण था। रीज़न ये कि हमने देखा, मैं टेररिज्म को काफ़ी लंबे टाइम से स्टडी कर रहा हूँ। मैंने कश्मीर में काम भी किया है जैसे, और लगभग मेरा वहाँ पर जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं, उनके साथ एक एक्सपोजर रहा है। तो मैंने एक चीज़ नोट की कि ये जितने जो 3 ग्रुप्स हैं, उसके अंदर सबसे ग्लैमरस तो है लश्कर, ठीक है? जिसको कहते हैं कि लश्कर को जॉइन करना बड़ा कूल समझा जाता था वहाँ पर। लेकिन सबसे जो साइलेंटली, डिस्क्रीटली काम करता था, वो था जैश। बिल्कुल चुपचाप अपने तरीके से काम करते और सबसे ज़्यादा डैमेज भी जैश वाले ही करते थे। फ़िदाइन में उनकी एक्सपर्टीज़ थी। अगर आप उनका रिकॉर्ड देखें तो आपका जो है, ये हमारा जो पार्लियामेंट अटैक उन्होंने करवाया, पुलवामा उन्होंने करवाया, बड़े लीथल अटैक्स थे। बीच में ऐसे कई मौके आते थे कि सब लगता था कि जैश ख़त्म हो गया। तो ये एक मिस्ट्री टाइप का ऑर्गेनाइज़ेशन बना हुआ था, तो मुझे लगा कि इस पर काम करना चाहिए। सेकेंडली, लश्कर के ऊपर ऑलरेडी काम हो चुका है। अमेरिकन 2 स्कॉलर्स हैं, क्रिस्टीन फेयर ने किताब लिखी है, स्टीफन टैंकल ने किताब लिखी है, फिर कई सारे आर्टिकल्स वगैरह भी लिखे गए। बट जैश के ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एकेडमिक काम हुआ नहीं था, तो इसलिए मुझे लगा कि जैश पर काम करना चाहिए। एंड देन आई वाज वेरी फैसिनेटेड विद दिस कैरेक्टर मसूद अजहर, कि इसका बड़ा ही इज़ अ वेरी कैरिज्मेटिक स्पीकर। मतलब एक सिंगल हैंडेडली इसने ऑर्गेनाइजेशन बनाया, अपना पूरा सपोर्ट डेफिनेटली था एसआई का, बट इसकी पर्सनैलिटी की धुरी के आसपास ये संगठन पूरा जो घूमता है, तो मुझे लगा कि शायद इसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तो सर, उसको एक्सप्लोर करके आपको क्या फैसिनेटिंग चीज़ें और पता लगी? देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कई मामलों में बड़ा भिन्न है, मतलब लश्कर से। ये एक तो प्योरली रिलीजियसली मोटिवेटेड होकर के चलते हैं। लश्कर के लिए आप कह सकते हैं कि वो जियोपॉलिटिकल एंगल उसके अंदर है और वो पाकिस्तान आर्मी के कहने में चलता है। उनके लिए यूज़ किया जाता है वर्ड सोल्जर्स विदाउट यूनिफॉर्म। लेकिन जैश ए मोहम्मद जो है वो प्योरली एक रिलीजियसली फैनाटिक और एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये जो पूरा जो पहले, इनसे पहले वहाँ पर एक ये कोई फर्स्ट, सर, तीसरी वो हिज़्बुल मुजाहिदीन। हाँ, हिज़्बुल, वो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है कश्मीर का। लेकिन जो जैश-ए-मोहम्मद जो है वो बेसिकली हरकत नेटवर्क से निकल कर के आया है। तो ये ओरिजिनल टेररिस्ट ग्रुप्स हैं साउथ एशिया के, जो 1979 के अंदर
जब रशियंस ने इन्वेजन किया था अफगानिस्तान के अंदर, इंटरवीन किया, फिर CIA ने वहाँ पर जो क्रिएट करवाया टेरर ग्रुप्स, उसमें मोस्टली देवबंदी टेरर आउटफिट्स थे। सबसे पहला हरकतुल जिहादुल इस्लामी था, फिर उसके बाइफर्केशन होते गए तो हरकतुल मुजाहिदीन, हरकतुल अंसार वगैरह वो सब बनते गए। सर, ये हरकत ग्रुप्स क्या हैं, इनकी क्या आइडियोलॉजी है? ये देवबंदी टेररिस्ट ग्रुप है, और देवबंदी मैं उस पर बात करूंगा, बट मैं पहले जैश का बता देता हूँ। तो जैश उन्हीं का सबसे लेटेस्ट संस्करण आप कह दीजिए वो है। तो जैश जो है वो अपना, उसको लगता है कि अगर रिलीजियस आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए अगर स्टेट भी बीच में कहीं दीवार बन रहा है, रुकावट बन रहा है, तो वो स्टेट के खिलाफ भी जा सकता है, जो कि कई बार मसूद अजहर ने शो किया है। उसने स्टेट के खिलाफ बयान भी दिए हैं, वक्तव्य भी दिए हैं। तो उनके लिए प्राइमरी मोटिव जो है एक रिलीजियस आइडियोलॉजी का, पॉलिटिकल नहीं है। फिर ये लोग बड़े साइलेंट तरीके से चलता है। आप देखेंगे तो लश्कर के जैसे लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पूरा एक इस्लामिक गियर बना के चलना, बड़ी-बड़ी दाढ़ियाँ, और वो तालिबान स्टाइल के बड़े-बड़े SUVs वगैरह। ये लोग उस तरह से रहेंगे जैसे कश्मीर के अंदर काम करते थे, तो कोई टायर पंक्चर करने वाला जो है, वो पंक्चर ठीक करने वाला आपको मिल जाएगा, कोई साइकिल रिपेयर करने वाला मिल जाएगा। और फिर ये लोग पूरे इंडिया को टारगेट करते थे। लश्कर का फोकस मोस्टली कश्मीर पर था, जैसा कि ISI इसको डायरेक्ट करती थी। इनकी अपनी एक सोच है कि हमें इंडिया को जो पूरा एक इस्लामिक इन्वेजन इंडिया के ऊपर करना है, और प्योरली रिलीजियस माइंडेड तरीके से। उसने, मसूद अजहर ने कहा भी था कि आप जब अयोध्या में, जलंधर में, अमृतसर में, दिल्ली में, बम्बई में अटैक करेंगे तब हिंदुस्तान को तकलीफ होगी। तो ये, और फिर मैंने इसकी, मसूद अजहर की बहुत सारी मैंने इसके लेक्चर्स सुने हैं, और वो इतने, एक आप कह सकते हैं मेस्मराइजिंग होते हैं। लोग ये समझेंगे कि मैं उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ। देखिए, मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपका कोई शत्रु भी है, अगर शत्रु में कोई काबिलियत है, तो हमें शायद उसको कहीं न कहीं स्वीकार करना चाहिए। तो ये लोगों को मोटिवेट करना और इंस्पायर करना जानता है। रो-रो करके अपनी लेक्चर्स में ये लोगों को इंस्पायर करता था, और लोग उसको जॉइन करते थे, कहते हैं। तो इसलिए ये एक बड़ा, एक अलग तरह का ऑर्गेनाइज़ेशन है। सर, मसूद अहमद, उसका मसूद जहाँ अज़हर। अज़हर, जहाँ तक मुझे ध्यान है, मौलाना बोला जाता है ना उन्हें? हाँ, हाँ, हाँ। तो वो मतलब एक टीचर है जो अपनी स्किल्स को देखिए, ये इफेक्टिव वे में यूज़ कर एक रहा है। फ़ेमस अलवी फैमिली है पाकिस्तान में। ये जो बहावलपुर के अंदर जो है ना, ये इसके जो फ़ादर जो थे वो भी इस्लाम के बड़े कहते हैं कि एक स्कॉलर थे, उस्ताद टाइप के थे, और उसामा बिन लादेन उनकी बड़ी इज़्ज़त करता था। तो अलवी फैमिली जो आपका देवबंदी इस्लामिक सर्किट है, उसके अंदर अपनी रिलीजियस स्कॉलरशिप के लिए, तब तथाकथित उस स्कॉलरशिप के लिए बड़ी सम्माननीय है और जानी जाती है। और ये उन्हीं का फ़र्ज़ंद है, उन्हीं का बेटा है इस तरह से। और बात तो शुरू होती है उसामा बिन लादेन से। उसामा बिन लादेन की बड़ी एक इज़्ज़त थी इसके फ़ादर के लिए, और बाद में इसके साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे उसामा बिन लादेन के। तो ये उस तरह की स्कॉलरशिप, इसलिए इसको मौलाना कहता है। इनफैक्ट अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी कि वो रिपोर्ट CIA की फॉर्मर वेटरन है सारा एडम्स ने रिलीज़ की थी। अब देखिए, हम लोग रिसर्चर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, हमें सारी इन्फॉर्मेशन मोस्टली तो जो है वो ओपन सोर्सेज से मिलती है। कई बार कुछ चीज़ें इंटरनल सोर्सेज से भी हाथ लग जाती हैं। तो इसलिए जो सारा एडम्स ने जो रिपोर्ट दी, उसकी वेरासिटी के बारे में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इट इज़ एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट, बट उसमें काफ़ी गुंजाइश है उसके सत्य होने की, उसके प्रामाणिक होने की। और वो ये कहती है कि जो इज़राइल में जो अटैक हुआ था, आपका जो मेजर टेरर अटैक हमास ने किया था, उसकी प्रिपरेशन का एक मोटा-मोटा, मतलब एक काफ़ी बड़ा हिस्सा अफ़गानिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट किया था इन्होंने, ट्रेनिंग और ये। और उसमें जो आखिरी जो फ़तवा जो साइन हुआ था उसको अटैक को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए, उसमें एक दस्तखत मौलाना मसूद अज़हर के भी थे, एज़ अ रिलीजियस अथॉरिटी। ओह माय गॉड! तभी आपने प्रेडिक्ट किया था कि हमस स्टाइल का हाँ। कोई अटैक कश्मीर में होगा। यस, यस। हुँ। हमास पर के वो उसका लश्कर-ए-तैयबा ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी ना? वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। देखिए, जब इस तरह की चीज़ें ऑपरेट होती हैं, तो ये कई ऑपरेशनल लेवल पर जो है ना, ये जो मैंने आपको डिफरेंसेस बताया ना, ये डिफरेंसेस बहुत अलग लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं, मतलब बहुत डीपर लेवल के ऊपर। बट जब ऑपरेशनल डोमेन में आप आते हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली तो देखिए, इनके मतभेद बहुत छोटे मुद्दों पर हो सकते हैं, मतलब कई ईगो इश्यूज हो गए, या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनल इश्यूज, बट बाकी लार्जली तो ये ISI और ISI के प्रॉक्सीज हैं, ये सारे के सारे उन्हीं के इशारों पर काम करते हैं, उन्हीं की छत्र छाया में काम करते हैं। तो बड़े एक अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। फिर ये है कि इनकी सारी जो दाना पानी और जो रसद, सारी जो फंडिंग वंडिंग है, वो मेजरली उसमें एक ISI का बड़ा रोल है, और पाकिस्तान में इनको एग्जिस्ट करना है, तो डेफिनेटली आप ISI के डिक्टेट्स के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो इसलिए लश्कर और ये काफ़ी कोऑर्डिनेशन के साथ और अच्छे डिवीजन के साथ काम करता है, विद थिंग्स कोऑर्डिनेटेड एट द सेंट्रल लेवल बाय द ISI। हुँ। तो वो
हमास का एक मोटा-मोटा अभी ये चल रहा है कि वो कश्मीर सेंट्रिक जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उनके साथ अपने ताल्लुकात बढ़ा रहा है। पिछले साल काफ़ी ऐसे मतलब इस साल भी और पिछले साल और भी कई किस सारे लिए सर? हाँ, किस लिए? मैं बताता हूँ उसके ऐसे वाक़यात पेश आए जहाँ पर इन लोगों ने मीटिंग्स अटेंड की हैं कश्मीरी टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ में और उसके अलावा इनके साथ अपने रिलेशंस कायम किए। तो वो उस मॉडल को जो है ना पाकिस्तान एक तरह से कश्मीर में इम्पोर्ट करना चाहता है तरह से। उसका रीज़न है कि देखिए कश्मीर अब जो है ना एक ऑटो पायलट मोड के अंदर है। सबसे पहले वहाँ पर इनको 90s में तो टेररिज्म क्रिएट करना था बिकॉज़ कश्मीर में इस्लाम एक अलग तरह का इस्लाम था, सूफ़ी टाइप का इस्लाम था और वहाँ के लोग भी थोड़े से लिबरल टाइप के मतलब वो उस तरह का वहाबी और एक्सट्रीम देवबंदी वाला सेटअप वहाँ पर नहीं था। आप आज भी जाके देखेंगे तो कश्मीरी लड़के-लड़कियाँ बहुत फैशनेबल होते हैं, जैसे उनको रहने-पीने, खाने-पीने का, कपड़े पहनने का, फैशन का बड़ा शौक है। तो पाकिस्तान को ये लग गया कि यहाँ पर एक बड़ी एक रेडिकल आइडियोलॉजी आपको डालनी पड़ेगी और फंडिंग करनी पड़ेगी, तभी जाकर के आप एक टेररिज्म का अच्छा एक बेस क्रिएट कर सकते हैं। तो उन्होंने उसके लिए तमाम तरह के ऑर्गेनाइजेशन से जमात-ए-इस्लामी और ये सब करने शुरू किए। फिर फॉरेन टेररिस्ट ग्रुप्स भेजे, जो कि पाकिस्तान की ज़्यादा कंट्रोल में थे। जब सोसाइटी का रेडिकलाइजेशन एक लेवल तक अचीव कर लिया, फिर उन्होंने वहाँ स्टोन पेल्टिंग वगैरह शुरू करवा दी कि भाई देखिए, अभी तक तो आप कुछ छोटे ग्रुप्स जो थे टेररिस्ट के कुछ लोग जो रेडिकलाइज़ थे, जो मरने के लिए तैयार थे, आपने उनको भेजा। जब सोसाइटी में लार्ज स्केल के ऊपर डोमिनेंट नैरेटिव बन गया जिहाद का, आज़ादी का, तो अब लोगों को मोटिवेट करके अब आप पत्थरबाज़ी करो, लोग उसके लिए तैयार हो गए। फिर नेक्स्ट स्टेज जो आई वो 2016 के अंदर होम ग्रोन मिलिटेंसी की, कि भाई अभी तक तो यहाँ का लोकल हर लड़का जो है पत्थर मारने को तैयार था। अब हर लोकल लड़का हथियार उठाकर टेररिस्ट बनने को तैयार है। ये मॉडल बेसिकली गाज़ा का मॉडल है, ठीक है? तो गाज़ा के अंदर भी जो है ना वहाँ पर होम ग्रोन मिलिटेंसी है, मतलब वहाँ के लोकल लड़के बनते हैं, वहाँ के लिए कोई बाहर से कभी मतलब आ जाते हैं वो अलग चीज़ है, बट ऐसे मँगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लोकल फाइटर्स हमास वगैरह रिक्रूट करता है। तो सेम स्ट्रैटेजी इनको कश्मीर में भी चाहिए थी बिकॉज़ बॉर्डर्स पर सर्वेलेंस टाइट हो गई है, तो बार-बार लोगों को बाहर से भेजना करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इतना, तो इसलिए आपको रेडी सप्लाई ऑफ रिक्रूट्स लोकली मिल जाएगी। तो ये 2016 की इनकी जो होम ग्रोन इंसर्जेंसी थी वो काफ़ी इन्होंने एक तरह से कामयाब भी रही। बुरहान वानी के बाद तो एक मैसिवली कश्मीर के अंदर पूरा एक एक आंदोलन ही खड़ा हो गया था पूरा जिहाद का पूरा, जिसके अंदर एक मान के चलें कि जब बुरहान वानी के इमीडिएट एनकाउंटर के बाद तो साउथ कश्मीर के कई एरियाज़ में से तो स्टेट की रेटी खत्म हो गई थी एक तरह से। लेकिन हमारी भारत सरकार ने उस पर एक अच्छा क्रैकडाउन किया। फाइनली फिर 370 हटा। उसके बाद जो है आपका कश्मीर के अंदर काफ़ी सिक्योरिटी और कम्युनिकेशन लॉकडाउन रहा। तो उसके बाद टेररिस्ट ग्रुप्स के लिए ऑपरेट करना थोड़ा मुश्किल होता गया था। लेकिन फिर पाकिस्तान काम करता रहा सोसाइटी में ग्रासरूट्स लेवल पर चीज़ों को रेडिकलाइज़ करने के लिए। तो अब वो स्टेट उन्होंने तैयार कर दी है कि कश्मीर के लोगों का जो ग्लोबल इस्लामिक सेंटिमेंट जो है, जो ग्लोबल जिहादिस्ट सेंटिमेंट है, उसके साथ एक आइडियोलॉजिकल और सेंटिमेंटल तारतम्य जुड़ चुका है। अभी तक वो धीरे-धीरे डेवलप हुआ है, 90 से इन्वेस्टमेंट किया तो अभी तक, लेकिन अब वो बन चुका है और वहाँ पर ये जो ग्लोबल ग्रुप्स हैं, चाहे वो आपका मुस्लिम ब्रदरहुड हो, चाहे ये जमात-ए-इस्लामी हो, वो वहाँ पर उनका पेनिट्रेशन है। अब उनको फ़र्क पड़ता है कि टर्की क्या कर रहा है, टर्की का भी दखल-अंदाज़ी है कश्मीर के अंदर, कतार की भी दखल-अंदाज़ी है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, उससे कश्मीरी जो मुस्लिम सेगमेंट है, वो अपने आप को कनेक्टेड फ़ील करता है। तो अब उन्हें लगता है कि जो हमास मॉडल जो है, वो कश्मीर में कामयाब हो सकता है। दूसरा कारण ये है कि हमास को वहाँ से जो इज़राइल ने बुरी तरह से उनकी पिटाई की और उनको खदेड़ा है, तो उन्हें भी अब नए सेफ हेवन्स चाहिए, तो वो पाकिस्तान को और इस एरिया को वो कर सकते हैं ऐसे। फिर दूसरा जो है कि उन्हें लगता है कि इनके साथ मिलकर के एक सिनर्जी के साथ काम करेंगे, तो ज़्यादा ताकतवर हो पाएँगे। इधर इंडिया और इज़राइल की फ्रेंडशिप मज़बूत हो गई है, तो इन्हें लगता है कि अब ये लोग कहते हैं यहूद और हनूद अलायंस, मतलब यहूद और हिंदू, ज्यूइश हिंदू अलायंस। तो कहते हैं कि इनको भी अब एक हो जाना चाहिए काउंटर करने के लिए। तीसरी बात ये है कि हमास के वहाँ पर फंडिंग सोर्सेज़ ड्राई हो गए हैं, तो हमास अपनी जो है ना ये टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी यहाँ कश्मीर में इन टेररिस्ट ग्रुप्स को बेच करके कुछ उनसे जो है ना फाइनेंशियल गेन्स रेज़ करने की भी सोच सकता है, उसको अपना कुछ उनको पैसा भी मिल जाए। तो कई तरह के कारण हैं ऐसे, और अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो मतलब इन जनरल जो इस्लामिक एक्सट्रीमिज़्म की आइडियोलॉजी है उसका फैलाव विस्तार भारत में अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि ख़ास तौर से 2014 के बाद सरकार के जो एंटी टेररिज्म जो एक्शंस जो थे कंट्री के अंदर थे मोदी गवर्नमेंट के, और उसको लेकर के जो एक नैरेटिव है जो क्रिएट हुआ है मीडिया के ऊपर हो गया, एकेडेमिया के अंदर हुआ, पहले लोग बात नहीं करते थे, अब खुल कर के बात करने लगे हैं इन चीज़ों के ऊपर। तो इससे जो मुस्लिम तबके के अंदर जो रेडिकलाइज्ड सेगमेंट्स हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, चाहे वो संगठन हो, चाहे वो व्यक्ति हों, उन्हें लगा कि उनका जो गोल था कि इंडिया को इस्लामाइज़ करने का 2047 तक, वो बड़ा खतरे में नज़र आ रहा है।
तो अब इसको काउंटर करने के लिए मुसलमानों को भी रेडिकलाइज करना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्हें ग्लोबल इस्लामिस्ट थॉट से जोड़ा जाए और इसका प्रचार प्रसार किया जाए। हमास उसके अंदर बड़ा एक सूटेबल मॉडल के तौर पर फिट बैठता है, बिकॉज आज दुनिया का लगभग हर मुसलमान अपने आप को हमास के साथ सिंपैथेटिकली जोड़ता है। और इंडिया के अंदर तो 200 प्लस कितने मिलियन मुस्लिम्स हैं इस तरह से, एक बहुत बड़ा चंक है इधर से। तो उसको अगर ग्लोबल इस्लामिस्ट कॉज के अराउंड अगर रैली करना है, तो आप छोटे-छोटे लोकल इश्यूज़ में नहीं फँसा सकते। लेकिन एक हमास एक ये जो हमास, इज़राइल, गाज़ा, पैलेस्टीन, ये एक ग्लोबल इश्यू है, उसके अराउंड आप उसको रैली कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा भारत में जगह-जगह जो ईद के सेलिब्रेशंस वगैरह हुए थे, छोटे-छोटे शहरों में, वहाँ पर फ़लस्तीन के बैनर लगाए गए थे, लोगों ने इज़राइल के अगेंस्ट, पैलेस्टाइन के फ़ेवर में नारे लगाए गए थे। तो ये एक प्रक्रिया है, मतलब मैं तो ये कहूँ। सर, आपने बोला 1990 ऑनवर्ड्स ये एक तरह से रेडिकलाइजेशन करने का प्रोसेस चल रहा है और अभी तक ये चल रहा है और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो चुके हैं। अगर ये बात हमारे जैसे लोग डिस्कस कर रहे हैं आपस में, तो यानी हमारी इंटेलिजेंस को भी पता होगा, क्या हमारा आईबी एफिशिएंट नहीं है? देखिए, इनको पता रहता है, बट ये मान के इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है, वो अल्टीमेटली ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइज़ेशंस है। आप मान के चलिए वो अब मतलब ब्यूरोक्रेसी की तरह काम करती है। जैसे आईबी का आपने नाम लिया, आईबी के अंदर मोस्टली इट्स अ पुलिस सेंट्रिक ऑर्गेनाइज़ेशन। जो आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, जो आईपीई एग्ज़ाम यूपीएससी का क्लियर करके आते हैं, वो इसके अंदर आते हैं, और जो स्टेट से डेप्यूट होकर के आते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि 2-3 चीज़ें एफ़िशिएंट नहीं है, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा। आईबी ने बड़ा अच्छा काम भी किया है, इनफैक्ट जो है सो काफ़ी एक तरह से चीज़ों को वो भी किया है, लेकिन खामियाँ भी फिर बहुत सारी हैं। बिकॉज़ ये जैसे हम कश्मीर से बात करते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि अल्टीमेटली ब्यूरोक्रेट क्या करता है? ब्यूरोक्रेट जो है पॉलिटिशियन के ऑर्डर को लेकर के इम्प्लीमेंट करता है। अगर पॉलिटिकल लेवल पर ही क्लैरिटी नहीं है, कश्मीर को लेकर के 2014 से लेकर पॉलिटिकल लेवल पर कोई क्लैरिटी नहीं थी 2014 से पहले। सर दिल्ली के अंदर जो है भई, उनको यही कहा जाता था कि आप बस सिचुएशन को मैनेज करके रखो। सरकार अलगाववादियों के अगेंस्ट, टेररिस्ट के अगेंस्ट खुल कर के सामने आना नहीं चाहती थी से, क्योंकि उनको लगता था कि देश के मुसलमान नाराज़ हो जाएँगे, इमेज खराब होगी। तो अब वहाँ पर जो पोस्टेड है इंटेलिजेंस एजेंसी का अफ़सर, जो वो क्या करेगा? उसको लगता है वो उसका टेन्योर बेस्ड असाइनमेंट होता है। 2 साल के लिए सपोज़ कोई जॉइंट डायरेक्टर आया है ऐसे, उसे लगता है कि मेरे टेन्योर के अंदर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, तो आप चीज़ों को बस बैलेंस करके रखो, कोई ज़्यादा आफ़त ना हो कैसे। तो वहाँ लोगों को एंगेज करके रखते थे, और उन्होंने बेसिकली, और हाँ, और दूसरी बात ये है कि एक्चुअली बात ये है कि देखिए, मोस्टली आप इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को अगर पुलिस सेंट्रिक बनाते हो, तो वहाँ फिर कॉम्पिटेंस और स्किल्स की कमी आ जाती है, क्योंकि ये एक बड़ा अलग तरह का डोमेन है। पुलिस का काम अलग तरह का है, और आप सोचते हैं कि केवल कोई पुलिस का एग्ज़ाम सेलेक्ट करके आ गया पुलिस अफ़सर है, तो वो ये काम कर लेगा, नहीं। इंटेलिजेंस बड़ा एक व्यापक फ़ील्ड है। उसके अंदर आपकी अलग ट्रेनिंग होती है। आपको नैरेटिव वॉर की समझ होनी चाहिए, आपको साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस की समझ होनी चाहिए, प्रोपेगेंडा की समझ होनी चाहिए। ये इन लोगों को कोई ख़ास थी नहीं। लॉन्ग टर्म विज़न था नहीं। तो ये लोग क्या अब कि भई ये चलो इसको ये आपके जो हुर्रियत वाले हैं, इनको पैसा देके कल्टीवेट कर लो, इनसे हमारे फ़ेवर में लिखवा लो। कुछ अखबार जो हैं उनको पैसा देके कल्टीवेट कर लो, हमारे फ़ेवर में लिखवा लो। कोई नया ग्रुप खड़ा कर दिया, उस टेररिस्ट ग्रुप से इसको मरवा दिया, कर दिया। लेकिन उन छोटे-मोटे जो टैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स थे, उसमें एक लॉन्ग टर्म विज़न नहीं था कि हमें जो है अल्टीमेटली इससे मुक्ति पानी है। तो वो कोई कामयाब हुए नहीं। चौथा बात ये आती है कि एक लंबे समय तक जब एजेंसीज़ किसी कॉन्फ्लिक्ट एरिया में काम करती हैं, तो उनके भी इंटरेस्ट बन जाता है। जब तक कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेल करेगी, तब तक उस एजेंसी की रेलेवेंस रहेगी, उसकी फंडिंग होती रहेगी। अगर कॉन्फ्लिक्ट ही खत्म हो गई, तो फिर उसका क्या रेलेवेंस रहेगा? तो इसलिए फिर कहीं न कहीं उनके अंदर भी ऑफ़िशियल लेवल पर नहीं, लेकिन एक अनऑफ़िशियल लेवल पर एक बात आती है कि वो भी चाहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट मतलब ये छोटी-छोटी सिमर करती रहे, कॉन्फ्लिक्ट सस्टेन होती रहे। पॉलिटिशियंस को भी सूट करता है, उनको लगता है कि भई ठीक है, इससे आप इलेक्शन जीत सकते हैं, इलेक्शन के टाइम में ये आप इसको कश्मीर को भुना दें, ये कर दें। एजेंसीज़ के अपने इंटरेस्ट हैं, आर्म्ड फोर्सेस का भी अपना एक इंटरेस्ट रहता है। लेकिन हाँ, कॉन्फ्लिक्ट जब एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर लेती है, अगर कश्मीर अफ़गानिस्तान या सीरिया के रास्ते पर चल निकलता, तो भारत सरकार तुरंत एक्शन लेकर के उसको सब इमीडिएटली कंट्रोल में कर लेती, बिकॉज़ फिर वो सस्टेनेबल नहीं होता। आप देखें कश्मीर के अंदर एक कैजुअलिटी, जैसे पहले बहुत मिलिटेंसी बहुत हाई लेवल पर थी, 90s के अंदर 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार मिलिटेंट्स होते थे। उसके बाद 2000 के बाद ये चीज़ें बड़ी कम होती गई। आप आज तक काउंट करें सोल्जर्स, जवान वगैरह मरते हैं, लेकिन सीनियर आईपीएस की क्या कैजुअलिटी, बहुत कम आपको एग्जांपल मिलेंगे। कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, एसपी वगैरह, डीसी वगैरह, ऐसे तो नहीं। तो फिर वो जो है ना, जब तक देखिए बड़े लोगों के इंटरेस्ट नहीं टारगेट होते, तब तक आप इफेक्टिव एक्शन लेते नहीं है वहाँ पर। प्रश्न ये है। और दूसरी बात, आपने कहा कि हमारी आईबी क्या तो मैं कहूँगा देखिए डेफिनेटली
कॉम्पिटेंस का तो कहीं न कहीं इस देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ में डेफ़िनेटली कमी है ही, बिकॉज़ बांग्लादेश हमारे हाथ से निकल गया। अब नेपाल के अंदर इतनी बड़ी घटना हो गई, क्या हमें पता था, नहीं पता था इस चीज़ का? आज तक 1947 से पाकिस्तान एक छोटा-सा देश है, उन्होंने ही 4 बार हम पर अटैक किया। आपकी नाक में सर दर्द, मतलब कहता है पूरा सर में दर्द करके रखा हुआ है पाकिस्तान ने, परेशान करके रखा हुआ है। अभी तक हम लोग को उसका कोई ठोस इलाज नहीं कर पाए। देश के अंदर जो है इस्लामिक एक्सट्रीमिज़्म की प्रॉब्लम इतनी बढ़ चुकी है अब कि उसका कोई सॉल्यूशंस नहीं है। तो ये डेफ़िनेटली हमारे मेजर इंटेलिजेंस फेलियर्स हैं, है ना? कुछ-कुछ टैक्टिकल सक्सेसेस हमें मिलती रही, वो कामयाबियाँ रही, लेकिन ये फेलियर्स हैं और उसके लिए ज़िम्मेदार हैं फंडामेंटल लेवल तक पर जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, आप जब तक इंटेलिजेंस को एक टिपिकल एक स्टेटस कोइस्ट ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइज़ेशन से निकाल करके उसको एक व्यापक, वाइब्रेंट और फंक्शनल ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं बनाएँगे, तब तक काम नहीं बैठेगा। जैसे आप अमेरिका में देखें, सीआईए वाले कॉलेजेस में रिक्रूट करने जाते हैं। वो साइकोलॉजिस्ट को भी हायर करते हैं, वो जो है मिस्टिक्स को भी हायर करते हैं, वो जो आपका जो इंट्यूशन, जो इस तरह की जो होता है ना, आपका जो हिप्नोसिस वगैरह करते हैं, उनको भी हायर करते हैं, इकोनॉमिस्ट को भी हायर करते हैं। इस तरह से वो लोग, अब आप कहेंगे भाई एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, कोई आदमी एंथ्रोपोलॉजी के अंदर एक्सपर्ट है, उसका इंटेलिजेंस में क्या काम? बट सीआईए ऐसे ऑपरेशंस भी करती है। हमारे यहाँ पर जो है, हमारा शुरू से फोकस बहुत ही टोटली पाकिस्तान सेंट्रिक, वेरी मायोपिक अप्रोच एंड वेरी पुलिस सेंट्रिक। और उसका एक कारण ये भी है कि आपस की जो राइवलरीज भी हैं सर्विसेज के अंदर, कि भाई आईपीएस अपनी डोमिनेशन छोड़ेगा नहीं, वो चाहेगा कि भाई सारी पोजीशंस मैं एक्वायर करके बैठ जाऊं, कोई बाहर का आदमी कैसे इसमें आ जाएगा? कोई एनालिस्ट सपोज हार्वर्ड से, एमआईटी से पढ़ के आया है काउंटर टेररिज्म के अंदर, तो वो नहीं चाहेंगे कि वो कभी अच्छी पोजीशन के अंदर आए। वो अगर आए तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर आए, हमारे सबऑर्डिनेशन में रहे। तो अगर काबिल आदमी है, वो तो इस तरह के टर्म्स पर काम करेगा नहीं। उसको डेफिनेटली कोई इंटरनेशनल थिंक टैंक लेकर के जाएगा। आप किसी अच्छे पढ़े-लिखे, किसी पीएचडी, डॉक्टरेट, काउंटर टेररिज्म के एनालिस्ट को जो बाहर काम करके आया पढ़ के, उसको अगर आप लेना चाहेंगे, तो आपको उसको उसी इक्वल लेवल पर लेकर के आना पड़ेगा मिनिस्ट्री के अंदर, कि आप जो जो पोज़ीशन किसी आईएएस को, आईपीएस को देते हैं, अगर आप उसको छोटा-मोटा कंसल्टेंट वहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल बना के रख देंगे, और उसको जो है एक व्यक्ति जिसकी कोई डोमेन एक्सपर्टीज़ नहीं है, जो सिर्फ़ एक एग्ज़ाम पास करके आया है, वो उसको ऑर्डर्स देकर के नचाता रहेगा, तो काबिल आदमी तो काम नहीं करेगा ना, बिकॉज़ उसके पास ऑप्शंस बहुत हैं। उसको यूएन अपने पास एम्प्लॉय कर लेगा, उसको ब्रुकिंग्स अपने पास ले लेगा, उसको जो है रैंड कॉर्पोरेशन अपने पास बुला लेगा विद बेटर सैलरी एंड मच बेटर डिग्निटी। तो प्रश्न ये ना, और ये यहाँ पर ये मिसिंग है। आप सारी एजेंसीज़ देख लीजिए, चाहे आप एनआईए ले लीजिए, चाहे आप जो है आरएनडीडब्ल्यू ले लीजिए, और भी तमाम तरह की सारी पुलिस सेंट्रिक है। एनएसए एस्टेब्लिशमेंट कंप्लीटली पुलिस सेंट्रिक है। पर सर ब्यूरोक्रेसी तो अभी इंडिया के एक तरह से ब्लड में ब्लड ही है पूरा एक तरह से। तो उसको तो होएगा कैसे ये सॉल्व? क्योंकि यूपीएससी क्या आपको लगता है खत्म होगा, या फिर ये सिस्टम खत्म होगा ब्यूरोक्रेसी वाला? क्योंकि एक तरह से वो एडमिनिस्ट्रेशन वाले कुछ जॉब्स बहुत अच्छे भी करते हैं। तो ये जो आप कॉन्फ्लिक्ट बता रहे हो ये है, लेकिन ये सॉल्व कैसे हो सकता है? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि आपकी जो सोच है गवर्नेंस की, वो अभी भी कॉलोनियल चली आ रही है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, आदमी आईएएस क्यों बनना चाहता है यहाँ पर? अभी देखिए, मैं एक ऐसी डेटा देख रहा था, चाइना के पास जो स्टेम ग्रेजुएट्स हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले, वो काफ़ी ज़्यादा हैं हमसे, ठीक है? बहुत वो लोग एआई में काम करते हैं, ये करते हैं, ऐसे अलग-अलग जगह जाते हैं। भारत एक इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर लोग आईआईटी जैसी प्रीमियर आपकी जो है ना बड़ी टॉप लेवल की संस्था से पढ़ के, आईआईएम से पढ़ के, पुलिस का एग्ज़ाम देकर पुलिस अफ़सर बनना चाहते हैं, या जो है कस्टम कमिश्नर बनना चाहते हैं, या जो है डिस्ट्रिक्ट बस्तर में जाके जिला कलेक्टर लगना चाहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वैल्यू, जो स्टेटस इन सर्विसेज के साथ अटैच्ड है, वो बाकी के साथ नहीं है। और ये जो चीज़ आ रही है, कॉलोनियल माइंडसेट का पार्ट है। अंग्रेज़ अफ़सर जब आता था, बड़ी उसने एक ऐसी छवि क्रिएट की थी कि भाई हम शासन करेंगे, तो आपके दिमाग पर, आपके अवचेतन मन पर वो एक इम्पैक्ट छोड़ करके गया है। और डेफ़िनेटली अंग्रेज़ अफ़सर बड़े काबिल भी थे। उन्होंने एक जो लेगेसी, आज तक वो लेगेसी इतनी मज़बूती से चली आ रही है, तो आप सोचिए कितना स्ट्रॉन्ग उन्होंने कोई इंस्टीट्यूशन बिल्ड किया होगा। तो जो लोग अफ़सर बनना चाहते हैं जनरली, मैं बता रहा हूँ आपको, 99% जो है, कोई देश सेवा के मोटिव से नहीं आता। आधे लोग रिश्वत खाने के उससे आते हैं, बड़ी-बड़ी जो गाड़ियाँ मिलती हैं, बड़े-बड़े बंगले मिलते हैं, और जो प्रेस्टीज है सोसाइटी में, स्टेटस है कि भाई हम ब्रूट रॉ पावर लोगों को दिखा सकें, उसके उस पर्पस से आता है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, अमेरिका के अंदर जैसे कॉर्नेल में मैं पढ़ा हूँ, वहाँ पर लोग 12-12 साल तक न्यूक्लियर फिजिक्स में पीएचडी करते थे, जो कि रिसर्च करते थे। यहाँ पर आप मुझे बताइए, कोई न्यूक्लियर फिजिक्स में पीएचडी रिसर्च करेगा, उसकी क्या सोशल स्टेटस है?
कुछ नहीं। कुछ अगर आप आईएएस आईपीएस बनेंगे तो आपको 1-1 2-2 करोड़ का दहेज मिलेगा क्या इधर से? यहाँ बड़े-बड़े साइंटिस्ट, वो नाम्बी नारायणन जैसे अकम्प्लिश्ड साइंटिस्ट जो बाहर से पढ़ के आए थे, देश के लिए आए थे। अगर बाहर रहते तो पता नहीं उनको कितना पैसा मिलता, किस लेवल पर जाते। लेकिन उनको कुछ थर्ड रेट पुलिस अफसरों ने जो है टॉर्चर किया, फिजिकली उनको अब्यूज किया, बुरी तरह जलील किया। तो जिस देश के अंदर जो है ये जो प्रोफेशन है जो वाकई में कुछ प्रोडक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं कंट्री की इकोनॉमी में, चाहे इकोनॉमिस्ट हो गया, चाहे साइंटिस्ट हो गया, चाहे टीचर हो गया, उनकी अगर कोई धेले भर की वैल्यू नहीं है तो उस तरफ कोई क्यों जाएगा? ठीक है, सर, तो इसका अब सॉल्यूशन क्या हो मैं सकता वही पे सॉल्यूशन पॉलिटिकल लेवल पर हो सकता है। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि सरकार में पॉलिटिकल लेवल पर वो ये डिसाइड करें कि उन्हें रिक्रूट, देखिए ब्यूरोक्रेसी की तो आपको जरूरत पड़ेगी, आप ब्यूरोक्रेसी बंद नहीं कर सकते, लेकिन आपको रिक्रूटमेंट पैटर्न चेंज करने पड़ेंगे। मैं आपको बड़ी बेसिक चीजों से शुरुआत करता हूँ। आप ये जो छोटे छोटे शहरों में जो 50-50 कमरों के जो घर दे रखे हैं कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, वो बंद कर दीजिए। एक उनको फ्लैट्स दे दीजिए, आप उनको एक गाड़ी दीजिए, उनको उनको घर पे जो 30-30 40-40 लोग काम करते हैं, कोई बागवानी करता है, कोई किचन में काम करता है, कोई बच्चे को स्कूल छुड़ाने जाता है, कोई मैडम को शॉपिंग कराने जाता है, वो सारी चीजें बंद कर दीजिए। आप जो है चीज़ों का डिजिटलाइजेशन कर दीजिए। जैसे जो हमने जो सिस्टम बना रखा है, जैसे ही आप जाएँगे आप उनको 10 बार सर कहेंगे तब जा कर के वो आपकी बात सुनेगा, ये करे। तो ये चीज़ें आप जहाँ आप ये चीज़ें बंद करना शुरू करेंगे, तो वहाँ पर अपने आप ही इंसेंटिव जो है ना फिर कम होगा। आप एज इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस के अंदर एक्सटर्नल लोगों को लेकर के आइए, फॉरेन सर्विस के अंदर जैसे आप एक्सपर्ट्स को लेकर के आइए, आप उनको एम्बेसडर लगाइए, उनको फॉरेन सेक्रेटरी लगाइए, आप उनको जो है डिप्यूटी एम्बेसडर लगाइए। इसी तरह से इंटेलिजेंस के अंदर जो आउटसाइडर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनको आप लेकर के पोजीशन में भेजिए। अपने आप लोगों के अंदर जो ये चीज़ें कमी आएगी। फिर और आप हायर करने के तरीके हैं। सपोज जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है, जॉइंट सेक्रेटरी किसी आईएएस को लगाने की क्या ज़रूरत है? आप उस फील्ड का कोई एक्सपर्ट अगर कोई है व्यक्ति जिसने पब्लिक हेल्थ में वर्षों काम किया है, ग्रास रूट्स लेवल पर एनजीओज के साथ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, उनको आप लेकर के आइए। सरकार ने किया था ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है, लेकिन उनको फिर जो है शंट कर दिया ब्यूरोक्रेसी ने। कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर आपको जॉइंट सेक्रेटरी किसी संस्कृत से या पाली लिटरेचर से एग्जाम पास किए हुए व्यक्ति को लगाने की क्या जरूरत है? आप किसी उसका जो डोमेन एक्सपर्टीज वाला आदमी है, जिसने सीआईआई के अंदर काम किया है या फिर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है आईआईएम का, उसको लेकर के आइए। आप एक वहाँ पर फ्लूइडिटी क्रिएट करिए ना, कि लोग वापस गवर्नमेंट में आए, गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर में जाएं। एनवायरनमेंट का ये आपका एनवायरनमेंट का जो सेक्रेटरी है, वो आपको किसी ब्यूरोक्रेट को लगाने की क्या जरूरत है? कोई सपोज मैथ्स पढ़ के आया है या कोई फिजिक्स पढ़ के आया है, वहाँ पर आप कोई एनवायरनमेंट का एक्सपर्ट लगाइए। सर, ये सरकार ने कब ट्राई किया था और ब्यूरोक्रेसी बीच ने में कैसे लेटरल शिफ्ट किया? बीच में लेटरल एंट्री का सिस्टम अभी गवर्नमेंट भी ले, हो रहा है? हाँ, लेटर लेके, लेकिन अब वो कंप्लीटली डिसफंक्शनल है। देखिए, ब्यूरोक्रेसी पसंद नहीं करती बाहर के लोगों को, तो वो फिर क्या, जब ये लोग काम करने जाते हैं तो उनको पेपर वर्क में उलझाना, फंसाना, बॉयकॉट करना, ह्यूमिलिएट करना, और धीरे धीरे वो ऐसा एक डर्टी और टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं कि फिर वो निकल जाते हैं वहां से। क्या नो, अब जैसे देखिए नीति आयोग वगैरह इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके अंदर आपको बाहर से एक्सपर्टीज और टैलेंट लेकर के आना पड़ेगा। आपको जो इकोनॉमिक्स के अंदर बड़े बड़े लोग जो पता नहीं कितने पीएचडीज बैठे हुए हैं इंडियंस, जो है बाहर हार्वर्ड से, आपके एमआईटी से पढ़े हुए हैं, कॉर्नेल से, स्टैनफोर्ड से एक्सपर्ट्स हैं जो यूएन में काम कर चुके हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक में काम कर चुके हैं। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी इंप्लीमेंट करनी नहीं, वो पड़ेगी। तो आ रहा है सर। आ रहा है, लेकिन किस लेवल पर आ रहा है? क्वेश्चन ये है ना भाई। देखिए, बात ये है कि आप जो है, क्या आपने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर सेक्रेटरी लेवल पर या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अंदर सेक्रेटरी लेवल पर इस तरह के लोग आ रहे हैं क्या? सेक्रेटरी लेवल पे नहीं क्वेश्चन देख ये, पाए। हाँ आप जी। देखिए इसी आज भी एमईए कंसल्टेंट्स हायर करती है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर आता है, 2 साल के लिए काम करता है, उसको अपना 60-70 हज़ार तनख्वाह मिलती है, फिर उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है, फिर वो चला जाता है। मुझे आप बताइए, कोई आदमी क्यों आएगा? जब आप उसको भाई जिस तरह से और लोग आ रहे हैं वैसे उसको आप लेकर के आइए। उसको भी प्रमोशन के उसमें एवेन्यूज होने चाहिए कि भाई आप जो है, आप एम्बेसडर भी बन सकते हो, आप डिप्यूटी एम्बेसडर भी बन सकते हो। आप हर 2 साल बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेंगे, और वो बेचारा जो है किसी अंडर सेक्रेटरी, डिप्यूटी सेक्रेटरी के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाता रह जाएगा, तो कब तक काम कर? जिसको जरूरत है वो करेगा, जिसको जरूरत है वो, जिसको नहीं जरूरत है वो नहीं करेगा। फिर दूसरी बात ये कि एक अकाउंटेबिलिटी होती है। तो 35 साल 30 साल का सर्विस गारंटी करने की कोई जरूरत नहीं। आप 5 साल बाद शंट करिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल करिए। ऐसे ऐसे लोग जो जेल जाके आ चुके हैं, वो भी जो है अपनी पोस्टिंग्स एंजॉय कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं है उनके खिलाफ। आप जाके, मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला देता हूँ, सोल्यूशन देता हूँ कि अब
आप हर स्टेट के अंदर ये काउंट करें, आप 10% IAS ऑफिसर्स जो ऑनेस्ट हो आप उनको इकट्ठा कर दिए, ब्यूरोक्रेट्स को कह देते हैं। अगर मिल जाए तो बात ठीक, नहीं मिलता तो करप्शन इस लेवल पर जो जा चुका है जैसे कि मतलब मैं राजस्थान में हमारे केस हुआ था, 2 अफसर से प्रोबेशन के अंदर, IAS IPS ऑफिसर से, वो किसी ढाबे वाले से फ्री में खाना मांगा, उसने नहीं दिया होगा तो उससे जा करके मारपीट कर दी, गुंडों से भी ज्यादा पूरी तरह। आज वो भी सर्विस में है, कोई एक्शन नहीं है। तो आप इस तरह से इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करते जाएंगे तो फिर एक आम जनता को क्या मैसेज जाता है कि भाई ठीक है, आप जैसे तैसे करके यू क्लियर द एग्जाम एंड आप उस सीट को ऑक्यूपाई कर लो जहाँ पर आपको एक छत्र लूटपाट करने का, दादागिरी करने का राइट मिल जाता है। ये पाकिस्तान का जो केस है ना, मैं आपकी एक चीज़ बताता हूँ, इंडिया के लिए चीज़ बहुत डेंजरस होगी। पाकिस्तान में क्या है, स्टेट और सिटीजन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट दूसरा है। हमेशा जो है ना, एक देशभक्ति जो होती है वो वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करती है। देशभक्ति जो होती है वो कॉन्क्रीट बेसिस पर एग्जिस्ट करती है। तो स्टेट जो मतलब सरकार और सिटीजन, उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि सरकार जो है सिटीजन को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाएगी, उसको ट्रांसपोर्टेशन अच्छा देगी, नौकरियां देगी, बिजनेस के लिए अच्छा एनवायरनमेंट देगी, और सबसे पहली बात रेस्पेक्ट और डिग्निटी देगी। ये नहीं कि सरकार के अफसर आम लोग देखेंगे कि सरकारी अफसर अपने साथ 20-20 नौकर लेके चल रहा है, उनकी मेम साहब के लिए 4-4 गाड़ियां चल रही हैं और वो बेचारा ह्यूमिलेट होकर बैठा हुआ है, उसके वहां पर गंदगी नाली वो बिल्कुल कीचड़ हो रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। नेपाल का यही इशू है। तो ये चीज भारत में भी है किसी लेवल पे आपको। तो अब जो है ना, स्टेट के अंदर अब लोगों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप लोगों को अच्छी चीज प्रोवाइड करेंगे तो लोग फिर बदले में, सिटीजन क्या देगा आपको, लॉयल्टीज देगा। सिटीजन आपको जो है सर से एक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा, फंडामेंटल ड्यूटीज निभाएगा, देशभक्ति करेगा। देखिए, अगर ये नहीं है तो उसके बाद फिर आप बात करते हैं देशभक्ति। तो किसकी देशभक्ति, आप मुझे बताइए? क्या सिर्फ बड़े नेताओं की, ब्यूरोक्रेट्स की, पॉलिटिशियंस, उनके लिए अगर देश एग्जिस्ट करता है तो आम सिटीजन के क्या स्टेक है? और भारत जैसे स्टेट में तो वैसे ही देखिए, ये तो प्रॉब्लम्स हैं ही। उसके अलावा एक जो मैसिव जो इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म से आ रही है, उसका तो खैर हम जिक्र कर ही नहीं रहे, बात ही नहीं कर रहे हैं अभी, वो तो एक बहुत मेजर होने वाली है प्रॉब्लम। लेकिन ये जो स्टेट के साथ जो आपका जो है ना कॉन्ट्रैक्ट है, कि अगर आपको स्टेट अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं दे सकता, ट्रांसपोर्ट नहीं दे सकता, तो आम आदमी क्यों देशभक्ति करेगा? लेकिन पाकिस्तान के केस में क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट है मुआहदा और स्टेट और सिटीजन के बीच का, वो डिफरेंट है। वहां कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब स्टेट कुछ भी ना करे तब भी जो है वो रिलीजियस कॉन्ट्रैक्ट है। पाकिस्तान इज एन इस्लामिक स्टेट। तो वहां का आदमी जो है, अगर स्टेट जो है ठीक है, ये गवर्नेंस सब सेकेंडरी इशू है, लेकिन चूंकि आप मुसलमान हैं, आप एक इस्लामिक स्टेट में रहते हैं, इसलिए आपकी लॉयल्टीज वहां पर है। क्या भारत में ये है? भारत में ये चीज़ नहीं है। हम लोग मल्टी कल्चरल सोसाइटी में रहते हैं, और यहाँ पर अगर जो है सरकार अगर ब्यूरोक्रेटिक एरोगेंस को, उनकी घमंड को, तानाशाही को, और करप्शन को, और पॉलिटिकल लेवल पर करप्शन को, एरोगेंस को, इसको अगर चलते रहने देगी, प्रमोट होने देगी, तो फिर जो है उन्हें पब्लिक से जो है ना किसी किस्म की लॉयल्टीज भी उम्मीद नहीं कर लो। और लोग माइग्रेट कर करके जा रहे हैं। भाई ये क्या है, देखिए, यहाँ से लोग कोई IIT से पढ़ के, IIM से पढ़ के बाहर जाके नौकरी करने जाता है, ये भी तो एक तरह का भाई देशद्रोही है। इलीगल देशद्रोह नहीं है, लीगल देशद्रोह है ना? क्यों? और वो उसकी मजबूरी है, उसके पास यहाँ पर कोई एवेन्यूज नहीं है। आप मुझे बताइए, अब जैसे आपने इकोनॉमिक्स में PhD किया है, अगर सरकार के अंदर क्या सिस्टम है? अगर कोई प्रोफेसर लग जाए, प्रोफेसर लगने के लिए कितनी रिश्वत चलती है आपको पता ही है। हर जगह तमाम तरह की सिफारिश। राजस्थान में तो मुझे पता है, हमारे यहाँ पर इसकी लेक्चर प्रोफेसर लगने की रेट 25 से 27 लाख की रेट चल रही थी हर जगह, और वो किसी के पास नहीं। और काबिल आदमी क्यों देगा? हरियाणा में 50 लाख। हाँ, तो वो हर आदमी बाहर जाना चाहेगा, और लोग जा ही रहे हैं। तो ये भी लोग जब आपके देश को छोड़ करके बाहर जाते हैं, तो वो भी उनका एक ये अपना विरोध दर्ज करवाने का तरीका है। हर आदमी हथियार नहीं उठाता, हर आदमी बंदूक नहीं उठाता, लेकिन फिर ऐसी स्थिति के अंदर अगर 50 लोग साइलेंटली विरोध दर्ज करवाते हैं, तो स्थितियां जब बिगड़ जाएंगी तो हो सकता है 500 लोग हथियार उठा करके भी विरोध दर्ज करवाएं। सर, हम IB की एफिशिएंसी से हमारे सिस्टम के ऊपर आ गए थे, एंड बहुत अच्छे से आपने सारा एक्सप्लेन किया। एक बार वापस जैश पे चलते हैं। देवबंदी आइडियोलॉजी, वसाबी और साहबी। वहाबी और साहबी। नहीं, साहबी नहीं, वहाबी और देवबंदी आइडियोलॉजी होती है। इनमें फर्क क्या है सर? मैं क्या बताऊं, है? देखिए, इस्लाम के अंदर कई तरह के जो है ना आइडियोलॉजिकल स्ट्रेन्स हैं, ठीक है ना। साउथ एशिया की हम बात करते हैं पहले। यहाँ पर मोस्टली बरेलवी मुसलमान है, 85%। साउथ एशिया है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश सब आ जाते हैं। बरेलवी जो है वो
सूफी ऑर्डर को मानते हैं, मतलब उनका वो ये पीर मज़ारों को पूजना करना उन सब में मानते हैं वो लोग करते हैं ना। और वो लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, आपका मतलब प्रॉफिट मोहम्मद को इम्पोर्टेंस देते हैं। और उसके अलावा जो ये जो लब्बैक मूवमेंट आप देखते हैं ना, सर तन से जुदा वाला, वो बरेलवी हैं सारे, ठीक है। जैश ए मोहम्मद का मतलब भी प्रॉफिट मोहम्मद की आर्मी ऐसा हाँ कुछ है ना? हाँ हाँ, वो मैं उस पर आ रहा हूँ। तो बरेलवी जो है ना, वो पीर मज़ारों पर जाना, सूफी संतों को मानना, उन सब में मानते हैं। वो ये कहते हैं कि हम जो सूफी जो दरवेश हैं उनके पास जाके, चूंकि वो अल्लाह के ज़्यादा करीब हैं, वहाँ जाके इबादत करेंगे तो वो हमारी बात ऊपर तक पहुँचाएगा, ठीक है। अब लेकिन जो वहाबी जो है वो दूसरा एक्सट्रीम है। वो कहता है कि बीच में उसके और मेरे बीच में कोई नहीं आना चाहिए। वो प्रॉफिट मोहम्मद को भी इम्पोर्टेंस नहीं देता। सऊदी अरब में वहाबियों ने प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली के और उनके जितने भी रूइंस वगैरह थे, सारे वो स्ट्रक्चर्स तोड़ दिया। वो उनको भी इम्पोर्टेंस नहीं देता। वो कंप्लीटली, आप वहाबी को एक तरह से कह सकते हैं, सल्फी और वहाबी भी यूज़ किया जाता है वर्ड, इंटरचेंजेबली लोग यूज़ करते हैं, बट डिफरेंसेस हैं माइनर इसके अंदर कई सारे। क्या क्या सर? जैसे वहाबी जो ना, सलफ़ी ब्रॉडर जो अम्ब्रेला सलफ़ी, उसके अंदर वहाबी आता है, ठीक है ना। वहाबी बेसिकली वहाबिज़्म की शुरुआत सऊदी अरब में हुई थी। अब्दुल वहाब नाम के एक प्रीचर थे, उन्होंने शुरू की। तो और वो इस्लाम का एक जो बिल्कुल फंडामेंटलिस्ट प्यूरिटैनिकल स्ट्रेन है, उसमें बिलीव करते हैं। वो कहते हैं कि साहब, कोई उसके और मेरे बीच में कोई मौलवी वगैरह नहीं आएगा। कोई जो स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है इस्लाम के अंदर, चाहे वो हनफी हो, शाफई हो, ये अलग अलग इस्लामिक स्क्रिप्चर्स को इंटरप्रिटेशन करने के एक स्कूल्स हैं, मतलब जो है जी। लॉ के स्कूल्स हैं। जैसे हनफी, शाफई, ये सारे के सारे जो है ना, जो इस्लामिक स्क्रिप्चर्स हैं, कुरान, हदीस वगैरह, सुन्नत वगैरह, सारी जो चीज़ें, इनको इंटरप्रेट करने के अलग अलग स्कूल्स हैं। वहाँ भी कहता है कि भाई हमें किसी भी बीच में इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं है। हम खुद जो है ना, लिटरल इंटरप्रिटेशन में वो बिलीव करते हैं। और वो पीरों मज़ारों में, सूफियों की वर्शिप में बिल्कुल बिलीव नहीं करते वो लोग बिल्कुल रिजिड एक्सट्रीम इस्लाम में बिलीव करते हैं। फिर उनके अंदर जो और ज़्यादा जो एक्सट्रीम पर निकल जाते हैं, वो लोग कुछ डॉक्टर्स और हैं, जैसे तकफीरी में बिलीव करते हैं कि भाई जो सुन्नी मुसलमान है, ठीक है, ये सब सुन्नी में आते हैं, ठीक है, वहाबी, सलफी, देवबंदी, ये सब सुन्नी में आ रहे हैं, ठीक है। जो सुन्नी सूफी में मानता है और उस पीर मज़ारों की वर्शिप करता है, वो तकफीरी कर रहा है, और वो भी वाजिबुल कत्ल है, ठीक है। शिया तो है ही वाजिबुल कत्ल, मतलब जिसको मार दिया जाए, ठीक है। अच्छा हाँ, जी। ये लेकिन जो नॉन कन्फर्मिस्ट सुन्नी मुस्लिम है, मतलब जो उनकी आइडियोलॉजी को नहीं मानता, उसको भी मार दिया जाए। तो ये वहाबी दूसरा एक्सट्रीम है। देवबंदी इन दोनों के बीच में आते हैं। देवबंदी वो अपने आप को सूफी कहते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि भाई वो सूफी ऑर्डर को भी रिस्पेक्ट करते हैं, मानते हैं। जो सूफी जो मज़ारें होती हैं, जो दरवेश हैं, इनके जो सूफी पीर फ़कीर होते हैं, उनका भी सजदा करते हैं, लेकिन अल्टीमेट अथॉरिटी उसको मानते हैं। वो कहते हैं कि भाई ठीक है। वो उनका प्रे करने का तरीका ये है कि हम उसको बोलेंगे कि भाई आप अल्लाह को बोल करके कि आप इनसे कहो कि ये हमारी मांगें पूरी करवा दें। क्या नहीं, वहाँ बरेलवी जाएगा, बोलेगा कि नहीं, आप उस सूफी दरवेश को बोलेगा इनकी मज़ार पर जाके कि वो दिए भी जलाएगा, कि आप उनको बोलो ये। वहाँ भी इनमें किसी में नहीं मानता। तो देवबंदी बीच का, देवबंदी भी सूफी मतलब ये जो दिया जलाना वगैरह इस तरह से, इसके सख्त खिलाफ है। मतलब वो सूफी बोलते जरूर अपने आप को, बट जो बरेलवी सूफी प्रैक्टिसेस हैं, जाकर के मज़ारों पर वर्शिप करना वगैरह, उसमें नहीं मानते। और साउथ एशिया में मोस्टली जितने भी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो देवबंदी फिरके से आते हैं। हालांकि भारत का देवबंद अपने आप को पाकिस्तान के देवबंद से डिसोसिएट कर चुका है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल को कोई उठा के मुकदमा नहीं कर दे आपके ऊपर, ठीक है। ये भी बड़े इशू होते हैं। भारत में जो देवबंद है, उसने तो फतवा भी दिया था सुसाइड बॉम्बिंग के अगेंस्ट, ठीक है। और वो कहता है कि पाकिस्तान के देवबंद से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं, उसके अंदर वो सिमिलैरिटीज एग्जिस्ट करती हैं, और वो फंडामेंटल्स को वो उसी तरह से मानते हैं, उनको वो कंडेम नहीं करते, ठीक है। तबलीगी जमात एक तरह से वो भी एक देवबंदी का एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे। तो ये अलग अलग तरह के इस तरह से सारे फिरके हैं। सर मैं ना किसी ने को बोलते सुना था कि जिहाद इज एन ओवर यूज्ड एंड अब्यूज्ड वर्ड, और रेडिकलाइजेशन के लिए इसको यूज किया जा रहा है। हालांकि इट मेंट कि सैल्वेशन प्रोवाइड करने के लिए एक वर्ड जिहाद यूज होता है इस्लाम में। अब वो जो रेडिकलाइजेशन हो रही है, क्या वो रिवर्स नहीं हो सकती ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू? किसी जो जिस तरीके से उनको मदरसा वगैरह में ट्रेन किया जाता है और एक तरीके से उनका ब्रेन ट्रेन किया जाता है, क्या उसको रिवर्स करने का कोई तरीका नहीं है? क्योंकि वो बहुत डेंजरस आप चीज है। किसका रेडिकलाइजेशन, मेरा प्रश्न ये है। यूथ रेडिक का। नहीं, ये नहीं, आप समझे नहीं। आप जिसको रेडिकलाइजेशन कह रही हैं, देखिए आप जैसे घर में अपना उसकी सत्यनारायण की कथा करते होंगे, कभी गायत्री मंत्र का पाठ करते होंगे, इज दैट रेडिकलाइजेशन? ओह नहीं अच्छा। है ना। हाँ? तो वो लोग जो है से, आप उसको रेडिकलाइजेशन कह रही हैं। वो जो मदरसे में पढ़ाया जा रहा है, उनके लिए वो रेडिकलाइजेशन नहीं है, वो स्क्रिप्चर्स का पार्ट है। और जब कोई बड़ा मौलवी आकर के ये बात बोलेगा, तो उसकी तो अथॉरिटी, उसको तो वो बात ज्यादा मानेंगे ना। भाई
आप जाके उनको बोलेंगे नहीं ये रेडिकलाइज है, वो आपकी बात क्यों मानेंगे? ये उनका कोई मौलवी अगर जो ऊंचा पजामा पहन करके दाढ़ी लेकर के आके तो वो उसी बात को ज्यादा मानेंगे ना। ठीक है। भाई, अगर देखिए फिर तो कोई ये कब वो उनका सिस्टम है, ठीक है, तो उसमें चीजें लिखी हुई हैं, जब इस तरह की बातें हैं, जब आपका जिहाद का कॉन्सेप्ट आता है, सब कुछ वो छोटे मोटे डिफरेंसेस इंटरप्रिटेशंस अलग है, बट मोटा डोमिनेंट नैरेटिव जिहाद का है ना। और इसके ऊपर इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स बोल रहे हैं, तो फिर आप उस सब के बीच में जा करके अगर एक XYZ कोई भी सेक्युलर स्कॉलर है या कोई नॉन मुस्लिम स्कॉलर है, वो जाके बोलेगा, उसकी बात कौन सुनेगा? सर, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फाटफ जो है, क्या वो सक्सेसफुल है ये एक्टिविटीज देखिए, रोकने में? नहीं सक्सेसफुल नहीं है, बिकॉज FATF वगैरह ये सारी जो मल्टीलैटरल बॉडीज हैं, इनके पीछे जियो पॉलिटिक्स काम करती है, पॉलिटिक्स ज़्यादा हावी है। ये सब पेपर वर्क के अंदर बहुत होशियार हैं ये लोग। मैं UN में काम कर चुका हूँ, UN के अंदर पेपर वर्क बहुत ज़बरदस्त होता है। ये सारी बॉडीज़ वेस्टर्न लॉबीज़ के द्वारा डोमिनेटेड हैं, जैसे उनके इंटरेस्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करती हैं। अगर सक्सेसफुल होती तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में क्यों नहीं डाला? आपने ईरान को डाल दिया, नॉर्थ कोरिया को डाल दिया, पाकिस्तान को क्यों नहीं डाला? पाकिस्तान को डाला था पर फिर निकाल ब्लैक दिया। लिस्ट में नहीं डाला था, वो जो ग्रे लिस्ट में थे उसके ग्रे बाद फिर लिस्ट। निकाल लिया। वो इसलिए नहीं डाला क्योंकि पाकिस्तान जो है अमेरिका के जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सूट करता है। तो ये सारी और ये बात ये जब इस तरह की जो बॉडीज होती है इनके ऊपर, और दूसरा क्या है कि सैंक्शंस वैंक्शंस आप लगा भी दीजिए, आपने ईरान पर इतने सैंक्शंस लगाए, कहाँ कामयाब हुए? तो ये बॉडीज मतलब इनका एक ठीक एक आप कह सकते हैं एक फॉर्मल सुपरफिशियल वैल्यू है, लेकिन जब आप इस तरह के टेररिस्ट रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन से डील कर रहे हैं तो आई थिंक FATF वगैरह कोई इतनी कोई कामयाब नहीं है। तो इसको कामयाब करने के लिए क्या हो सकता है सर इंडिया में? FATF को नहीं, ऐसा कुछ क्या इंडिया का क्रिएट होना नहीं चाहिए था? देखिए, अब उसमें इट्स नॉट जस्ट अबाउट द बॉडी, फिर आपको बात करनी पड़ेगी टेररिज्म के अगेंस्ट एक रोड मैप बनाने की, ठीक है। कई सारे देवबंदी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि मैसिव लेवल पर सोसाइटी में रेडिकलाइजेशन फैला रहे हैं, मदरसों के अंदर फैला रहे हैं। आपने उनके लिए क्या किया? कहीं ना कहीं आपको उनको भी जो है एक्सट्रीमिज्म के एम्बिट के अंदर लेके आना पड़ेगा। सबसे पहले आप इनके लिए सख्त लीगल एक्शन बनाइए, फिर सरकार एक इसके लिए कम से कम 20 से 25 साल का रोड मैप हमें चाहिए, और उस रोड मैप के अंदर आपको काइनेटिक मेजर्स लेने पड़ेंगे। आपको इनको जो है ना पॉलिटिकली न्यूट्रलाइज करना, इनको असैसिनेशंस करने पड़ेंगे, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, आपकी एक्स्ट्रा जुडिशियल कोवर्ट ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, फिर फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर काफ़ी आपको मेजर एक्शन लेना पड़ेगा, नैरेटिव डोमेन में लेना पड़ेगा। तो ये एक मल्टी प्रॉन्ड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और उसके लिए ज़रूरत है कि आपके पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर इसको लेकर के सफिशिएंट अवेयरनेस हो, काबिल नेतृत्व हो जो इस समस्या की गंभीरता को समझे, और उसको एडवाइस करने वाले उसके पास एक बहुत स्मार्ट टीम हो इंटेलिजेंस की, और आपकी जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी। और उसके लिए मैंने आपको बताया था, जो आपको जो है ना टिपिकल पुलिस सेंट्रिक सिस्टम से बाहर निकल के आपको अपनी सोच को व्यापक बनाना पड़ेगा, आपको टैलेंट को लेकर के आना पड़ेगा, उनको एम्पावर करना पड़ेगा, इस तरीके से काम। सर, 370 एब्रोगेशन के बाद आपको लगता है कि कश्मीर में वो डेस्टिनेशन थी या फिर उसके बाद एक्चुअल जर्नी स्टार्ट होनी थी? और क्या वो एक्चुअल जर्नी सही चल रही है इस टाइम पे इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे? कोई कश्मीर पॉलिसी कुछ? 370 एक बिगिनिंग थी मेरे हिसाब से। 370 का हटाना एक मेजर लैंडमार्क था। उसके लिए हमें मोदी जी को और इस सरकार को डेफिनेटली कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। मतलब मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि भारत कभी ऐसा कदम उठाएगा, लेकिन इन्होंने, इस सरकार ने हिम्मत दिखाई और एक बहुत मेजर स्टेप लिया। अब वो लेने के बाद आपके सारे द्वार आपके खुल गए, ठीक है। अब उसके बाद आपको कश्मीर के लिए कम से कम 20 से 25 साल का रोड मैप बनाना था, और मल्टी प्रॉन्ड स्ट्रैटेजी बना के मेजर्स देने थे। बिकॉज ये जनरेशन जो 20-25 साल की मिलिटेंसी पर पली बढ़ी है, बहुत रेडिकलाइज्ड है, गुस्से में है, ड्रग्स का प्रॉब्लम है, आपको इसको ठीक करना है। वो आप कश्मीर उसको में ड्रग्स का प्रॉब्लम है? मैसिव प्रॉब्लम है ड्रग्स का। महिलाएं वहाँ पर इतनी ड्रग्स की एडिक्टेड है इधर से, वहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन का वो इतना प्रॉब्लम है इधर से। बिकॉज आपको अगर ड्रग्स की आदत पड़ गई है तो आप कहाँ से लाएंगे इधर से ना। तो आपको जो स्टोन पेल्टिंग करते हैं वहाँ पर जो बुरके में महिलाएं दिखती हैं, आप ये मत समझना कि बहुत रिलीजियस वो इधर से, वो पीछे से जा करके उनके मल्टीपल अफेयर्स भी चल रहे हैं, उनको जो है ना प्रोस्टिट्यूशन रैकेट में भी शामिल हैं, ड्रग्स भी कंज्यूम कर रही हैं। तो एक कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी के अपने डायनेमिक्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट के कई तरह के परिणाम निकल के आते हैं। तो अभी तो जर्नी की शुरुआत हुई थी, लेकिन आई थिंक हमने उस चीज़ को हम भुना नहीं पाए। हमें वहाँ पर एक बड़ी विजनरी पॉलिटिकल लीडरशिप को भेजना चाहिए था, काबिल नेतृत्व को, इसी तरह से एक काबिल इंटेलिजेंस टीम को भेजना चाहिए था। बट अगेन हम लोग वही
अपना जो पुराना ब्यूरोक्रेटिक ढांचा है उसके अंदर आ गए, और हमारी जो अप्रोच है वो बड़ी इलेक्शन सेंट्रिक शॉर्ट टर्म अप्रोच है। सर, आप जो 20-25 साल की अप्रोच बता रहे हो और एक रोड मैप बता रहे हो, उसमें कुछ पहले 5 साल की कुछ मेजर्स बता दो। मेजर्स में देखिए बहुत सारे मेजर्स हैं। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि पहले तो आपको जो इस तरह की एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको आप न्यूट्रलाइज़ करिए, उनको आप लिक्विडेट करिए। उसके कई सारे उनको मेजर्स हैं। आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा सर? सीट से करते आइडेंटिफाइड है, हैं। वो तो अपनी आइडेंटिफाइड है इस तरह से। कई सारे जो ओपन डोमेन में चैरिटीज़ एग्ज़िस्ट करती हैं, फिर कई सारे मेजर्स ऐसे हैं जिनको ओपन डोमेन में डिस्कस भी नहीं किया जा सकता। उसके बाद फिर आप यूथ को एक क्लियर सिग्नलिंग होनी चाहिए कि भई अगर आप नेशन बिल्डिंग के रास्ते पर हैं, आप इस तरह की जो है ये जो पूरा जो पॉइज़न है इसको छोड़ करके आप इधर रास्तों आपके लिए अगर नेशन बिल्डिंग की तरफ आते हैं तो फिर आपके लिए इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट है, सब कुछ है। तो वो, और अगर आप नहीं जाते हैं, अगर दूसरे सर, फिर रास्ते तो पर वही जाते बात हो गई, आपने मुझे कहा कि मेरे लिए रेडिकलाइज़ेशन है, उनके लिए नहीं है। तो आपको देखिए कई बार आपको टफ मैसेज भी तो देना पड़ेगा ना। वो नहीं मानता, अगर वो नहीं मानता तो फिर आपको जो है उसको जो बंदूक की नोक पर भी मनवाना पड़ेगा आपको। देखिए, ये कोई आदमी अगर डिसाइड कर लेगा कि ठीक है मैं तो ऐसा तो है नहीं कि वो अपनी उसकी दादागिरी से सिस्टम चलेगा, नहीं चलेगा ना। फिर आपको एजुकेशन के अंदर भी आपको इंटरवेंशंस करने पड़ेंगे। उसके अलावा फिर आपको जो है नैरेटिव लेवल के ऊपर भी कई सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। जैसे फीमेल्स को एम्पावर करना चाहिए। देखिए, मैं कहता हूँ कि आप जिस सोसाइटी के अंदर जो है ना, आप एक फीमेल्स का माइंड चेंज करते हैं। आप आप फीमेल्स को उस तरह से ओरिएंट करेंगे, कश्मीर के अंदर फ़िल्म इंडस्ट्री आए, फ़ैशन इंडस्ट्री आए, तो फिर उससे भी काफ़ी चीज़ें बदलेंगी। और उसके अलावा फिर कई सारे, ये तो देखिए ओपन डोमेन में डिस्कस करने वाले मेजर्स हैं, फिर कई सारे मेजर्स ऐसे हैं जो आपके जो कोवर्ट मतलब जो एक अनऑफ़िशियली डिस्कस किए जा सकते हैं। फिर कश्मीर का देखिए एक प्री इस्लामिक हिस्ट्री भी है। कल्चरल उसकी आइडेंटिटी है प्री इस्लामिक, उसकी रिलीजियस आइडेंटिटी है प्री इस्लामिक, इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी है, एकेडमिक आइडेंटिटी है। कहीं न कहीं आपको कश्मीर की जो ओरिजिनल कल्चरल आइडेंटिटी है, उसको भी आपको रिवाइव करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिनको काम में लिया जा सकता है। बट इन सब के लिए मेहनत चाहिए। इन सब के लिए मतलब एड होक बेसिस पर ये चीज़ें नहीं हो सकती कि आपने एक बाबू साहब को भेज दिया, बाबू साहब वहाँ पर पहुँच गए, उन्हें कोई आइडिया है नहीं, जैसे उन्होंने जाकर के अपना दफ्तर में गए, दफ्तर में बैठे, एसी चैम्बर में घर गए, टेन्योर निकाल के चले गए, फिर कहीं और जाके सेक्रेटरी बन गए। ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको नीचे ग्रास रूट्स पर उतर करके समझना पड़ेगा इन चीज़ों को। जो मौलाना मसूर हैं, उन्होंने बुक्स लिखी हुई हैं काफ़ी सारी, तो क्या वो अपनी बुक्स में भी प्रोवोकेट कर रहे हैं? करते ही हैं, वो तो वो बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं, तो जिहाद के सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं, और वो वो इल्लीगल उनकी बुक्स अलाउड कैसे हैं पब्लिकली? पाकिस्तान में तो अलाउड है, क्या दिक्कत है? पाकिस्तान पा वो उनका तो पाकिस्तान का तो स्टेट ही इसी विचारधारा में बिलीव करता है। वो तो स्टेट के दामाद हैं वहाँ के उनके। जब वो खुद स्टेट के दामाद हैं तो उनकी बुक्स कैसे इल्लीगल तो हो कोई सकती? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलती कि ये बुक्स ऐसे पब्लिकली अवेलेबल नहीं होंगी? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो देखिए अमेरिका जैसा कंट्री जो कि अपने आप को काउंटर टेररिज्म सॉरी टेररिज्म के अगेंस्ट ग्लोबल वॉर छेड़ के बैठा है, उसे सब पता है कि पाकिस्तान किस तरह से तालिबान को फंड कर रहा था, पूरा का पूरा ड्रग्स वहाँ पर जो है रैकेट चला रहा था, और इंडियन एम्बेसी के बाहर बॉम्बिंग पाकिस्तान ने करवाई, सब कुछ करवाया। उसके बाद भी अमेरिकन सब जानते बूझते पाकिस्तानियों का उन्होंने कुछ भी पनिश नहीं किया, और जो है उसको टॉलरेट करते गए। तो उसके बाद फिर क्या बच जाता है? फिर कौन-सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा? हुँ। तो सर, इंडिया फिर वो ऐसे ही लौटता रहेगा, कुछ होगा ही नहीं? इंडिया के लिए समय बड़ा विकट है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बात ये है कि जिस किस्म से यहाँ पर 2-3 तरह की प्रॉब्लम है। एक तो डेमोग्राफिक चेंज जो आ रहे हैं भारत में, इस्लामिक इश्यूज़ को लेकर के, वो बहुत सीवियर होने वाले हैं। क्या दूसरी कौन बात से ये, चेंजेस आ रहे हैं सर इस्लाम ग्रोथ ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन, आई विल बी ज़्यादा वेरी है? स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है? वो बहुत फास्ट गति से बढ़ रही है। उसके डेटा भी है नेशनल, इनफैक्ट आई थिंक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने ही वो डेटा रिलीज़ किया था। जैसे क्या है कि बहुत ग्रोथ बहुत फास्ट पेस पर हो रही है, तो वो एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि इसी ग्रोथ के साथ-साथ उनके अंदर रेडिकलाइज़ेशन बहुत बढ़ रहा है, ठीक है? और उनका जो लिंक है मेंटल एंड इमोशनल लिंक विद द ग्लोबल इस्लामिक कॉजेज़, वो बहुत बढ़ रहा है, ठीक है? और दूसरा, ये कुछ सोसाइ ऑनलाइन किसी चीज़ की वजह से बढ़ पा रहा है? ऑनलाइन भी है, और आपकी जो ऑफ़लाइन एक्टिविटीज़ है उनकी वजह से भी है। फिर दूसरा, अभी भारत में जो हिंदू मुस्लिम पोलराइज़ेशन है वो भी बहुत एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ा है, उसकी वजह से भी बढ़ रही हैं सर, वो सारी क्यों चीज़ें। बढ़ रहा है? देखिए, उसमें कई सारी चीज़ें हैं। बात ये है कि अभी तक की जो सरकारें थी 2014 तक, उनकी सरकारों के अंदर यहाँ पर आदत थी कि पर्टिकुलरली मुस्लिम तबके को, कि वो सारी इस तरह की एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ को सरकारें टॉलरेट करेंगी। हम लोग अपीज़मेंट की पॉलिसी रखते हैं। अब जैसे वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड आपका तीसरा सबसे बड़ा ज़मीन का ओनर है देश के अंदर, रेलवे और आर्मी के बाद में, क्या है। अब इस चीज़ को पुरानी सरकारें प्रमोट करती थी, तो उन्होंने जो है यहाँ के देश के मुस्लिम तबके ने मान लिया कि ये तो नॉर्मल चीज़ है सर से, और वो लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करते जा रहे हैं। इस सरकार ने आके उसको छेड़ा,
भाई छेड़ना तो ज़रूरी है, बिकॉज़ वक्फ बोर्ड जो है ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रहा था, उसको बाहर से फंडिंग हो रही थी और वो तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बनता जा रहा था। अब सरकार ने उसके लिहाज से इसको छेड़ा, इनके खिलाफ काम करना शुरू किया, तो इनके जो मुस्लिम लीडर्स हैं, कम्युनिटी और रिलीजियस लीडर्स हैं, इनके लोगों को जाके बोला कि भई आपके हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है, ये सरकार आपके खिलाफ है, ये सरकार हिंदू फैनेटिक सरकार है ये। तो उन लोगों ने तो, और वो लोग यही मानना चाहते थे। आदमी वही मानता है जो वो मानना चाहता है, ठीक है? तो इसलिए फिर दूसरा, टेररिज्म के अगेंस्ट जो इतने एक्शंस जो सरकार ले रही है, पीएफआई के अगेंस्ट, तो नैरेटिव ये लोग क्या फैला रहे हैं? नैरेटिव तो ये फैला रहे हैं कि भाई सरकार मुस्लिम से अगेंस्ट है, जबकि मुझे नहीं लगता कि सरकार ने मुसलमानों के अगेंस्ट अगर कुछ किया है तो कुछ नहीं किया है। सरकार ने इनफैक्ट मोदी जी की जितनी भी स्कीम्स हैं, डेवलपमेंट स्कीम्स है, उसमें जितना मुस्लिम्स को बेनिफिट पहुंचा उतना तो शायद दूसरों को पहुंचा भी नहीं है। और बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से आप एक स्टेटमेंट बता दीजिए प्राइम मिनिस्टर का, जो कहीं वो इरिस्पॉन्सिबल नजर आते हों, या कहीं जिस तरह की बातें फैलाई जा रही है कि इंडिया में एक जेनोसाइड की बात हो रही है, मुस्लिम्स मैसाकर की बात हो रही है, एक भी ऐसी कोई बात आई नहीं है। जो सीए एनआरसी का एक्ट आया था उसके अंदर बात फैलाई गई कि यहाँ के मुस्लिम्स को डिसएनफ्रेंचाइज किया जाएगा। यहाँ पर जो भारत के मुसलमान हैं उनके खिलाफ कहीं कोई कार्रवाई की बात की ही नहीं गई थी। उसमें सिर्फ इतनी सी बात की गई थी कि बाहर के जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, वहां से जो नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज है जिनका परसिक्यूशन हो रहा है, उनको हम शरण देंगे। भाई इतना तो हमारा दायित्व बनता है ना। और अगर भारत की सरकार फेनेटिक होती तो भारत की सरकार सिर्फ हिंदुओं को शरण देती। उन्होंने तो जैनों को, ईसाइयों को, सिखों को, सबको शरण दी है। और दूसरी बात है कि देखिए, हमको यूरोप तो है नहीं है, हमारी जीडीपी कोई स्विट्जरलैंड या यूएस वगैरह उनकी तरह $60,000 पर कैपिटा हो, या इस तरह की जो जीडीपी हमारी है नहीं कि हम लोग हर एक को बुला करके यहाँ पर जो है धर्मशाला की तरह रखें। हम तो जितना कर सकते हैं उतना ही करेंगे ना। और पाकिस्तान के अंदर फैक्ट है, जिस तरह से हिंदू माइनॉरिटी का परसिक्यूशन हुआ है, जो कन्वर्जन्स हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, आप बांग्लादेश में हालात देखिए। अगर हिंदुस्तान उनको शरण नहीं देगा तो कौन देगा? और उसके बाद भी फैलाया ये गया कि साहब जो है भारत सरकार यहाँ के मुसलमानों को डिसएनफ्रेंचाइज करना चाहती है, जुल्म हो रहा है। तो इसीलिए ये जो गलत नैरेटिव सारे जो आ रहे हैं, और बाहर से भी जो है इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, कंट्रीज इसमें रोल प्ले कर रहे हैं, जो ग्लोबल लॉबीज हैं वो रोल प्ले कर रही हैं, एजेंसीज इसमें काम कर रही हैं, वो जब फैला रही है तो सारे मुसलमानों के बीच में तो ये मैसेज जा रहा है कि ये सरकार के खिलाफ है, तो ये सरकार आपके इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो इसलिए जो है ना, कई हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन बहुत बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं कुछ लेवल पर यह भी देखने में आ रहा है, कई बार हमारे भी जो हिंदू लीडर्स हैं उनके स्टेटमेंट्स भी कई बार थोड़े से ज़्यादा एक्सट्रीम पर हो जाता है। अब जैसे कुछ घटनाएं ये मॉब लिंचिंग वगैरह की आती हैं, तो ये भी माहौल को पॉइजनस करती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि मॉब लिंचिंग सिर्फ हिंदुओं की तरफ से हो रही है। आप देखिए कन्हैया की जो किलिंग हुई उदयपुर के अंदर, वो कितनी ब्रूटल किलिंग थी। ऐसी नुपुर शर्मा वाले एपिसोड के बाद में देश में तकरीबन 30-40 लोगों को ब्रूटली मार दिया गया इस्लामिक फैनेटिक्स ने। तो मॉब लिंचिंग वगैरह दोनों तरफ से, लेकिन एक खास जो तबका है वो अगर अपने कान बंद करके ये ही सुनने को तैयार हो कि जुल्म सिर्फ उन्हीं के साथ हो रहा है, और उनके अपने लोग या उनके अपने जो नेगेटिव एलिमेंट्स है वो किसी और के साथ कुछ गलत कर ही नहीं रहे, तो आप उसका क्या कर सकते हैं। दूसरा, मैं आपको एक और बात कहूंगा कि हिंदू मेजॉरिटी इज अ बिग मिथ। ये आप मान के चलिए, हिंदूज में बहुत सारी कास्ट हैं। आज कई मराठा अपने आरक्षण मांग रहे हैं, गुजर अपने आरक्षणों के लिए लड़ रहे हैं, जाट अपने उसके लिए लड़ रहा है। आपका सिख्स और हिंदूज के बीच में जो आपकी जो फॉल्ट लाइंस बढ़ गई हैं सारी की सारी, वो कहते हैं कि नहीं हम डिफरेंट हैं, पूरा अपनी एक अलग आइडेंटिटी वो कर रहे हैं। जैसे कन्वर्जन्स जो हो रहे हैं, क्रिश्चियन कन्वर्जन्स हो रहे हैं, इस्लामिक कन्वर्जन्स हो रहे हैं, मैसिव हो रहे हैं। जो एससी एसटी जो दलित तबका है बैकवर्ड, वो बिल्कुल ही हिंदू मेन स्ट्रीम के खिलाफ होता जा रहा है। जैसे मैं आपको राजस्थान की बात बताता हूँ, सदर्न राजस्थान में एक पार्टी है भारतीय आदिवासी पार्टी। आप जाके उनके नैरेटिव्स देखें, उनका जो लीडर है राजकुमार राउत वगैरह, वो तो ओपनली बोलते हैं कि हम हिंदू नहीं है, आदिवासी हिंदू नहीं है। और वो एक हिंदू देवी देवताओं से गाली गलौज करते हैं। उनके व्हाट्सएप मैसेजेस में बड़े इस तरह के वो अश्लील शब्दों का, भाषा का प्रयोग किया जाता है हिंदू कल्चर और ट्रेडिशंस के आगे। मैं ये बात कोई रिलीजियस एंगल से नहीं कह रहा हूँ, मैं एक प्योरली नेशनल सिक्योरिटी के एंगल से कह रहा हूँ। जब एक कंट्री के अंदर जहाँ इतनी डाइवर्सिटी है, वहाँ पर जो है, अगर जो उसकी जो मूल संरचना है, जिसके अंदर आप, जिसको आप सनातन कल्चर या कह सकते हैं, उसके खिलाफ और उसके अंदर ही इतने विद्रोह और फॉल्ट लाइंस क्रिएट हो जाएं, तो फिर वो एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन जाता है। तो जो इंटरनल फॉल्ट लाइंस भी आपके हिंदूज में क्रिएट हो रही हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय से लड़ रहा है, क्षत्रिय अपनी अलग आइडेंटिटी बना रहा है, तो इसलिए हिंदू मेजोरिटी इज अ मिथ, मैं आपको बता रहा हूँ ना। तो आप उस कॉन्टेक्स्ट में इन सब चीज़ों के लिहाज से देखिए। और तीसरी बात, बांग्लादेश के अंदर हालात इतने खराब हो चुके हैं, वो एक कंप्लीट अफगानिस्तान के रास्ते पर चल निकला है। पाकिस्तान उसी एक्सट्रीमिस्ट जो कहते हैं ना, ब्लड थर्स्टी रेडिकल्स वहां पर रूल करो, उसी रास्ते पर वो जा चुके हैं, ठीक है। तो हम चारों तरफ इधर से भी इनसे सराउंडेड हैं, इधर से भी इनसे सराउंडेड हैं।
तो आप सोचिए, और अंदर ये इंटरनल प्रॉब्लम्स इतनी हैं, और भारत और उसके अलावा और प्रॉब्लम्स, गवर्नेंस के इश्यूज, एनवायरनमेंट के इश्यूज, उन पर तो आए नहीं है। तो फिर आगे हमारे देश में क्या स्थिति बनेगी? जो मतलब, आई शुड नॉट बी माइजर विद माय वर्ड्स, मैं तो ये कहूंगा कि भारत एक सिविल वॉर के मुहाने पर खड़ा है आज। एक टाइम बॉम्ब जो होता है ना, ये टिकिंग टाइम बॉम्ब है, आप ये मान के चलिए, सिविल वॉर के मुहाने पर खड़ा है। आप छोटे छोटे देखिए, इसराइल के अंदर एक गाजा है छोटा सा, ठीक है, उसने वहां पर इतनी आफत कर दी, और वो अपने टेररिस्ट भेजे। मैं तो इसराइल गया भी था, वहां पर मैंने देखा जाकर के किस तरह से उनकी जो 250 टेररिस्ट आए और वो किबुट्स में जाकर के अटैक किए। भारत के शहर, हर शहर के अंदर ऐसे ऐसे जो पॉकेट्स हैं, छोटे छोटे एरियाज हैं, जहाँ पर जो है ना मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज है। मैं ये नहीं कहता कि हर मुसलमान जो है कट्टर है, ऐसा नहीं है। अच्छे लोग हैं, उनके अंदर भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं, बट एक बहुत बड़ा तबका जो है वो बड़ा एक्सट्रीम है, फेनेटिक है। कलकत्ता में कई एरियाज है जहाँ पुलिस जा नहीं सकती, बम्बई में, बहुत छोटे छोटे शहरों में हमारे कई एरियाज है जहाँ आपकी फोर्सेस जा नहीं सकती। आप सोचिए अगर वहां पर, क्यों नहीं जा सकती सर? वहाँ तो ये घरों घर घर में हथियार है, पेट्रोल बम है, पत्थर है, तलवारें हैं। जो आपके जुलूस निकलते हैं गणेश चतुर्थी के, आपके आप इनकी बंगाल में जो दुर्गा पूजा वगैरह की, उनके ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, हथियारों से हथियार चलाया जाता है, मारा जाता है। आप सोचिए अगर इस तरह के फैनेटिक्स अगर बाहर से डिसाइड करके, अगर सपोज किसी छोटे से शहर के अंदर ज्यादा नहीं 100-200 लोग, अगर आप ऑटोमेटिक वेपन छोड़िए, तलवारें लेकर के भी अगर निकल करके अटैक कर देते, तो कितने लोगों को कत्ल करेंगे? कम से कम एक झटके के अंदर 500-700 लोग तो मारेंगे वो लोग। जब तक पुलिस रिएक्ट करेगी, तब तक सारी चीजें जो है ओपन मीडिया में आ जाएंगी। फिर बात ये आएगी कि पुलिस ने निहत्तों पर गोली चलाई। सर, वेस्ट एशिया की जियो पॉलिटिक्स पे आपका क्या व्यू पॉइंट है? देखिए, आपने बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल किया। ये जो दौर चल रहा है दुनिया में, जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से बहुत उथल पुथल हो रही है। क्या इसको हम कह सकते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है पूरा का पूरा ना। वेस्ट एशिया इस पूरी जो प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण धुर है, इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोल है। एक तो आपका जो है रशिया यूरोप वाला पोल है, जहाँ पर रशिया यूक्रेन के बीच में चल रहा है। दूसरा ये वेस्ट एशिया। अब वेस्ट एशिया की वहाँ की आप संरचना को थोड़ा समझिए। देखिए, वेस्ट एशिया में बेसिकली जो आपका जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आपका ऑटोमन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, उसके बाद अंग्रेज और ये फ्रेंच जो थे कॉलोनी, इन लोगों ने पूरा उस एरिया को डिवाइड किया, और वहाँ पर ये अलग अलग मोनार्कीज वहाँ पर इस्टेब्लिश हो गई है। मैं बहुत डिटेल में तो जाऊँगा नहीं, बिकॉज इसके लिए एक अलग पॉडकास्ट करना पड़ेगा। बट वहाँ पर ये छोटी छोटी मोनार्कीज हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, वो तो खैर बड़ा कंट्री है, बाकी आपका ओमान हो गया, फिर आपका ये और बहरीन, कतर, यूएई, सारे के सारे, और पैलेस्टाइन वाला इशू है, और आपका फिर इसराइल है, ठीक है। तो अब वहाँ परेशानी ये है कि ये जो गाज़ा इसराइल वाला जो इशू है, ये अब पीक पर आ चुका है। दरअसल ना, हमास जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने अटैक किया, और उसके खिलाफ इसराइल ने फाइनली अब डिसाइड कर लिया कि ये उनके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, अब इसको रूट आउट करना है। अभी तक वो भी टेम्परेरी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे इंटेलिजेंस के। देखिए, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमास को फंडिंग कौन कर रहा था? कतर कर रहा था। खड़ा किसने किया? इसराइल ने खड़ा किया, पीएलए को काउंटर करने के लिए। ये जब आपका फोकस सिर्फ छोटा शॉर्ट टर्म इंटेलिजेंस सेंट्रिक होता है, तब आप ये करते हैं। उनको रियलाइज हो गया है कि ये तो उससे भी ज़्यादा जहरीला सांप है। तो उन्होंने अब जो रिसेंट में अटैक्स किए हाल फिलहाल में, हिजबुल्लाह को पूरा ध्वस्त कर दिया, हुथीस को अभी पूरी लीडरशिप साफ कर दी उनकी। सीरिया के अंदर रजीम चेंज हो चुका है, जहाँ से जो बाशर अल असद था वो चला गया इधर से। ये सारे ईरान के प्रॉक्सीज थे। ईरान मेनली सपोर्ट कर रहा था इसको, हमास को, और ये पैलेस्टीनी इशू को, और ईरान की ये प्रॉक्सीज थे सारे के सारे, उनके सपोर्टिव कंट्रीज थे ना, और सपोर्टिव एंटिटीज थे। इनको ध्वस्त कर दिया। कल जो है कतार में भी अटैक किया इन्होंने। तो अभी अगर देखें तो इसराइल जो है ना, वहाँ पर काफ़ी एक बहुत एग्रेशन के साथ में जो है ना, सारी इनको जो है ना बिल्कुल नेस्त नाबूद करने के उसमें जुनून में काम कर रहा है, और डिस्ट्रॉय भी किया है। काफ़ी जो टेररिस्ट एंटिटीज हमास वगैरह बहुत सिग्निफिकेंटली काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें यहाँ पर रुकने वाली हैं। देखिए, ये चीज़ें यहाँ पर रुकने वाली नहीं है। फ्यूचर में कहीं ना कहीं इसके लिए खिलाफ एक रिएक्शन आएगा, टर्की से मेजर रिएक्शन आएगा, बिकॉज टर्की के अंदर जो अभी गवर्नमेंट है, वो पूरी अपना ग्लोबल इस्लामिस्ट प्रोजेक्ट को जो है चलाना चाह रही है, और वो बड़ी एक्सट्रीम और फेनेटिक किस्म की जो है ना उनकी आइडियोलॉजी है, प्रेसिडेंट वहाँ के जो है उनकी, और वो इस मुस्लिम लीडरशिप को क्लेम करने के चक्कर में इसके अगेंस्ट वो एक्ट करेंगे, और वो एक रिएक्शन आएगा। हो सकता है, देखिए, और बात अरब मोनार्कीज का प्रॉब्लम पता है क्या? अरब मोनार्कीज का प्रॉब्लम ये है कि जैसे सऊदी अरब है, यूएई है, वहाँ की जनता के अंदर तो इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो एक्सट्रीम वहाबी थॉट के हैं, लेकिन वो ये जानते हैं कि अगर
ये ज़्यादा एक्सट्रीम वहाबी थॉट के हो गए और इन्होंने कुछ अपना पागलपन शो किया तो ये हमारी सत्ता को भी उखाड़ फेंकेंगे। तो वहाँ की जो मोनार्कीज़ हैं, वहाँ के जो राजा जो हैं, बादशाह, वो क्या चाहते हैं कि कुछ भी हो, बस उनकी सत्ता और हुकूमत ना जाए। तो उनको परमानेंट ये डर बना रहता है कि ये जो लड़ाई जो है, ये अरब स्ट्रीट तक सेंटिमेंट चेंज ना हो जाए क्या। लेकिन अभी जो हालात बन रहे हैं, अगर ये और वर्सन होते हैं आगे किसी लेवल पर, ये लड़ाई अल्टीमेटली इजराइल और टर्की के बीच में एक अलग लेवल पर जाती है, वापस ईरान कूदेगा, ये करेगा, तो फिर जो है मुझे लगता है कहीं ना कहीं और भी अरब कंट्रीज मोबिलाइज होंगे। अभी ये बात बहुत फार फेच्ड लग सकती है अभी आपको, बिकॉज अभी यूएई की और सऊदी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो काफ़ी कॉन्सिलिएटरी हो गई थी इसराइल की तरफ। जो है वो अब्राहम अकॉर्ड्स के अंदर यूएई ने तो साइन कर दिया था, सऊदी भी ऑलमोस्ट इनको रिकग्निशन देने वाला था। लेकिन आज सऊदी डरा हुआ है, उन्हें लग रहा है कि जो गाज़ा में ये एक्शन कर रहे हैं वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर चला गया है, और अगर उन्होंने इजराइल के साथ ज़्यादा दोस्ती किया, रिकग्निशन दिया उनको, तो उनकी अपनी जनता इनके खिलाफ हो जाएगी। तो मिडल ईस्ट की सिचुएशन बड़ी वॉलेटाइल है, आप मान के चलिए। और मुझे नहीं लगता कि ये जो अब पूरा जो एक मिलिट्री एक्शन जो चल रहा है उससे चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगी क्या इधर से ना। हो सकता है चीज़ें जो जनरली लॉजिकली ऐसा देखा गया है कि दोज हु लिव बाय द स्वॉर्ड शैल डाई बाय द स्वॉर्ड, तो इसका एक रिएक्शन आएगा। और वैसे इजराइल के लिए भी बात यह है कि आज देखिए इजराइल के साथ अमेरिका का सपोर्ट है, ठीक है ना, तो इजराइल इन सबको टैकल कर सकता है। इजराइल को 75 साल हो गए लड़ते हुए। आप मान के चलिए जिस तरह से अमेरिका को चैलेंज मिल रहा है बाहर से, चाइना का, रशिया का, और इंटरनल क्राइसिस वहाँ भी काफ़ी निकल के आ रही है, हो सकता है 5 साल 7 साल बाद अमेरिका भी उतनी स्ट्रांग पोजीशन में ना हो कि इजराइल को सपोर्ट कर पाए मिडल ईस्ट के अंदर। तो इसलिए इजराइल को अभी ही चेत जाना, और वो चेत चुके हैं, उनको अलर्ट होकर के ये सारी जो टेररिस्ट एंटिटीज़ हैं इनको न्यूट्रलाइज, एलिमिनेट करना पड़ेगा। बट मुझे लगता नहीं कि सॉल्यूशंस इतने सिंपल होते हैं। अगर दुनिया इतनी सिंपल होती तो बात अलग होती। ये एक और ट्विस्ट एंड टर्न लेगी और ये जंग कॉन्फ्लैग्रेट करेगी, बढ़ेगी। और दूसरा, इसका इम्पैक्ट भारत के मुसलमानों पर भी आएगा। अगर अरब वर्ल्ड के अंदर जो है अभी जैसे इजराइल की काफ़ी विक्टोरियस मार्च चल रही है, वो डिफीट कर रहा है इन सबको, तो उससे यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं उनके मनोबल पर भी असर पड़ता है। वो उन्हें लगता है कि भाई जो है कि वो लोग हार रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका हमारी जो इश्यूज़ हैं इंटरनल सिक्योरिटी के, उन पर भी उसका असर आएगा। जैसे देखिए अभी कतार है, कतार के ऊपर इजराइल ने स्ट्राइक किया। कतार के अंदर अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस है, वो अल उदैद एयरबेस जो है, लेकिन उसके बाद भी इजराइल ने स्ट्राइक कर दिया। ये शो करता है कि इजराइल को पूरी पूरी क्लैरिटी है से, और वहाँ पर हमास के जो हेडक्वार्टर, मतलब जो ऑफिसेज वगैरह है, उन पर स्ट्राइक किया से। और कतार जो है एक रेडिकल टेरर फंडिंग मतलब कंट्री है सर से, इंडिया के अंदर ही। उसका तो इन्वेस्टिगेशन मैंने ही किया था, मेरे आर्टिकल्स हैं। कतार ने यहाँ पर कई सारे सलफ़ी एक्सट्रीमिस्ट वहाबी ऑर्गेनाइजेशंस को फंड किया, लेकिन हमारी सरकार उसके ऊपर कोई बहुत ठोस स्टैंड नहीं ले पाई। आज तो प्राइम मिनिस्टर ने कंडेम किया है। बट ये सारे अभी मतलब कहते हैं ना, छोटे डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, और ये आगे को जो बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है, कंप्लीट चेंज इन दी वर्ल्ड ऑर्डर, उसकी भूमिका तैयार हो रही है। और मिडल ईस्ट एक बड़े जंग के मुहाने पर खड़ा हुआ है। वाह सर, बहुत अमेजिंग एनालिसिस है। सर, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे आपका क्या व्यू पॉइंट है? देखिए, मैं तो शुरू से ये मानता रहा हूँ कि फॉरेन पॉलिसी कुछ नहीं होती अपने आप में। फॉरेन पॉलिसी निकलती है आपकी इकोनॉमिक और आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ से, आपकी जो इंटरनल कोहेरेंस है कंट्री की, उससे निकलती है। तो एक कॉन्सेप्ट है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। चाइना अक्सर इसको यूज़ करता है, और कहीं न कहीं हमारी जो ओरिएंटल थिंकिंग है, चाहे वो चाणक्य की हो, चाहे वो शुक्र नीति की, उसमें भी बात यही आती है। फॉरेन पॉलिसी आइसोलेशन में नहीं चलती। आपकी जेब में पैसा कितना है, आपके पास ताकत कितनी है, और आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ कितनी है, वो डिसाइड करती है कंट्री की पावर को। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी अगर कंट्री के अंदर ही बहुत सारी फॉल्ट लाइन्स हैं, आपस में लोगों में मतभेद हैं, अलग-अलग जगह सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रहे हैं, आतंकवादी आंदोलन चल रहे हैं, तो वो उस स्टेट को तो कोई भी विदेशी शक्ति आकर के नुकसान पहुंचा सकती है। और तो इसलिए जो है ना, एक मोटा प्रिंसिपल लेवल की जहाँ तक बात है, उसमें तो ये है कि भारत का कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर जो है वो बहुत कमज़ोर है। आप मानिए इस बात को, ठीक है। इकोनॉमिकली हम लोग दुनिया की 2 या 3% भी ट्रेड का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ये तो आप मुझसे बेहतर जानती हो कि बिकॉज आप इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हैं। आज एक छोटी सी चेयर भी बनानी पड़ती है तो उसका भी 70% पार्ट या तो चाइना से आता है, चेयर चाइना से बन के आती है। हम लोग क्या बनाते हैं, नमकीन बनाते हैं, हम लोग अचार बनाते हैं, हम लोग और क्या बनाते हैं, माचिस बना लेते हैं शायद कभी, या फिर जो है कुछ अपना कुरकुरे वुरकुरे टाइप के बना लेते हैं। मुझे लगता है वो भी अगर चाइना उस मार्केट में भी आ जाए तो शायद आपसे बेहतर करेगा काम, ठीक है। तो और स्किल्स हमारे पास है नहीं। एआई की दौड़ में हम लोग काफ़ी पीछे जा चुके हैं, बिकॉज डेटा सारा जो है उनके पास है, वेस्ट इस पर, उनकी गूगल, उनकी मेटा वगैरह, ये तो पिछले 30 साल से काम कर रही हैं, तो सारा डेटा उनके पास में। आज आप कह दें कि हम 10,000 करोड़ खर्च करेंगे, उससे बात बनती नहीं है। एंड देन आपके पास स्किल्ड मैन पावर भी नहीं है, उस तरह की कॉम्पिटेंट एक्सपर्टीज़ भी नहीं है।
तो इकोनॉमिकली हमारा ये इशू है। मिलिट्रीली जो आपका जिनसे कंपटीशन है, पाकिस्तान से डेफिनेटली हम हैं, हम एक उनको एक टक्कर दे सकते हैं, बट अगर आप बात करते हैं वर्ल्ड पावर बनने की, तो चाइना जो है टेक्नोलॉजी के लेवल के ऊपर काफ़ी आपसे आगे, अमेरिका तो खैर है ही, तो ये इशू है। तो ऐसी स्थिति में अब भारत की क्या मजबूरी है? भारत जो है एक स्ट्रेटेजिक, आप कह सकते हैं न्यूट्रलिटी की फॉरेन पॉलिसी रखता है, उसको आप नॉन अलाइनमेंट कह दीजिए, मल्टी अलाइनमेंट कह दीजिए, ये सब अलग-अलग नाम हैं, लेकिन उसका लब्बो-लुबाब ये है कि भारत किसी एक कंट्री के साथ नहीं है, भारत सिर्फ अपने इंटरेस्ट सिक्योर करने की कोशिश करता है। हमारी कुछ मजबूरियाँ भी हैं, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, ठीक है? जैसे 2 एनिमीज़ आपके बिल्कुल नज़दीक में। अब अमेरिकन्स चाहते हैं कि हम चाइना के खिलाफ जो है उनकी बिडिंग करें, उनके खिलाफ खड़े हों। अब देखिए आप अमेरिकन्स पे भरोसा कर नहीं सकते। अभी जिस तरह से हालात फ्रिक्शन बने, उसमें अगर मान लो आप सोचिए अगर आप अमेरिकन्स के भरोसे चीन से जंग करने जा कर के, तो और वो तो आपके बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक बैठा है, वो तो आपके अंदर घुसा चला आएगा। इकोनॉमिकली आपको डैमेज कर देगा, आपके शेयर मार्केट्स हैक कर लेगा, आपके इलेक्ट्रिक ग्रिड सिस्टम्स यहाँ पर हैक कर लेगा टेक्नोलॉजी की बेसिस के ऊपर। वो अभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर क्रिटिकल और रियल टाइम इंटेलिजेंस पाकिस्तान को उन्होंने दी, जिसकी वजह से उन्होंने हमारे 5-6 जहाज़ मार गिराए और भी शायद गिरा सकते थे। तो एनिमी तो आपके नज़दीक में बैठा है। उधर उस पाकिस एनिमी ने अभी ढोल धमाके से वेलकम किया है। वो किया है, देखिए वो ये एक टैक्टिकल सिग्नलिंग है। जो अमेरिका से रिश्ते हमारे खराब हुए हैं ट्रम्प की विम्स एंड फैंसीज़ की वजह से, और कुछ ये जो टैरिफ इश्यूज़ हैं उनकी वजह से, जिसके ऊपर मेरा मानना है कि भारत को बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, एक इसको एक नेशनलिज़्म का इश्यू नहीं बनाना चाहिए, और रेटोरिक्स के ऊपर जा कर के चीखना चिल्लाना बंद करके, देशभक्ति वगैरह सब बंद करके कि मोदी ने ट्रम्प को नीचा दिखा दिया, हमने ये कर दिया, ट्रम्प काँप गया, डर गया। वो सब बातें वो उस तरह की नॉनसेंस में ना पड़ के उस पर एक इंटेलेक्चुअल लेवल पर डिस्कस करें और कुछ एक समझौते पर आए। बिकॉज़ देखिए आपके भी इंटरेस्ट हर्ट हो रहा है। अगर वो आप पर टैरिफ लगाएँगे तो आपके बिज़नेस इंटरेस्ट मैसिवली हर्ट होंगे, ठीक है? बिकॉज़ आपका एक एक्सपोर्ट, एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट वहाँ पर जाता है, ठीक है? तो कुछ उस पर बात होनी चाहिए। तो अभी जो चाइना के साथ हुआ, वो मुझे लगता है प्योरली एक टैक्टिकल सिग्नलिंग है, बिकॉज़ चाइना आपका लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल राइवल है, बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल किया नहीं है। पाकिस्तान को अभी उसने ऑप सिंधु में मदद की थी, आगे होगा तो आगे भी वो मदद करेगा, तो आप अमेरिका को पूरी तरह से आइसोलेट नहीं कर सकते। रशिया के साथ हमारे सिविलाइजेशनल टाइज़ हैं, वो रहेंगे मजबूत, लेकिन रशिया भी जो है जियोपॉलिटिक्स के अंदर बड़े कैलकुलेटेड वे में काम करता है, क्योंकि कोई परमानेंट फ्रेंड्स नहीं होते, कोई परमानेंट एनिमीज़ नहीं होते। अगर इंडिया बहुत ज़्यादा अमेरिकन्स के साथ दोस्ती करेगा, जो कि कई बार हमारी मजबूरी ही बन जाती है, तो फिर रशिया भी जो है अपने कार्ड्स खेलेगा, और ये जो वर्ल्ड जो मल्टीपोलर बनने जा रहा है, उसके अंदर रशिया को चाइना की ज़रूरत है, बिकॉज़ अमेरिकन्स और वेस्टर्न लॉबी रशिया के खिलाफ यूरोप में खड़ी हुई है। तो भारत बड़ी एक दुविधाजनक स्थिति में है। अगर आप देखें तो क्या, आसपास हमारा नेबरहुड सारा हॉस्टाइल नेबरहुड है, सब जगह परेशानियाँ हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ एक जंग तो अभी हुई थी, और मुझे लगभग पूरे आसार है कि शायद नवंबर-दिसंबर के आसपास फिर इस तरह की कोई प्रॉब्लम बॉर्डर पर, अभी इसी हाँ, साल। यस, और वो ज़्यादा सीवियर हो सकती है। बिकॉज़ देखिए हमने उनकी मेन जो इंटरनल टेरिटरी है उसमें जाकर के जो टेरर कैंप्स हैं उन पर अटैक किया, तो डेफिनिटली, और उनके इतने एयर बेसेस डिस्ट्रॉय कर दिए, उनको जो है अच्छा उनको चोट लगी है, तो वो भी बदला लेने की बात जो है ना, कहीं न कहीं उनके दिमाग में बैठी हुई है। अमेरिका भी इस वक़्त उनके साथ में बड़े अच्छे टर्म्स एंड उनके ताल्लुकात हैं, चीन तो उनके साथ है, तो ये मौका उनके लिए बेस्ट है ना? और वो इस बार इंटरनली भी आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, बांग्लादेश से भी फ्रंट खोल सकते हैं। और वेस्ट एशिया में अब हमारी पॉलिसी देखें तो हमारी दोस्ती इज़राइल के साथ है, लेकिन ईरान के साथ पुराने ताल्लुकात है, तो हम वहाँ पर भी कुछ क्लियर स्टैंड नहीं ले पाते। आज तो जो है कतर कतर जो कि इंडिया के अंदर बड़ा एंटी इंडिया काम कर रहा है, जिसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसको भी हमने कंडेम कर दिया। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी, मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़े कन्फ्यूजन से ग्रस्त है, और मैं ये नहीं कहता कि इसमें किसी की गलती है। देखिए कुछ जगह तो हमारी गलती है कि हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हमें क्या करना है, जैसे ये कतार वाले इशू पर डेफिनेटली उसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बाकी जो इश्यूज़ हैं वहाँ पर हमारी कुछ मजबूरियाँ भी हैं, ठीक है? हमें जो है दरअसल हम लोग पूरी तरह से अमेरिकन्स पर रिलाय नहीं कर सकते। अमेरिकन्स पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने क्या मदद की हमारी? या आपकी ये दोनों नेबर्स पास में बैठे हैं। रशिया हमारा पुराना दोस्त है, उनको हम छोड़ नहीं सकते। तो अभी जो स्थिति है हमारी, उसके अंदर मल्टी अलाइनमेंट ही फॉलो करना ठीक रहेगा, अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करते हुए, और हमें अपनी इंटरनल कैपेबिलिटीज़ बिल्ड करनी है। इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज़ और मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ क्या, उसको आप बिल्ड करें, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ आप उसको बिल्ड करें, और इंटरनल जो हार्मनी है, सोशल स्ट्रक्चरिंग है, उसको आप ठीक करें, और बाकी, और उसी से आपका उदय होगा। और बाकी जो बाहर जो हालात बन रहे हैं ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में, देखिए ये सब लड़ेंगे तो कई सारे आपके शत्रु कमज़ोर होंगे, उसी में से आप निकल कर के आएँगे एक महाशक्ति बन कर के। सर एक चीज़ मुझे आपसे और हुँ। पूछनी है। पहलगाम अटैक से पहले वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल के अगेंस्ट बहुत प्रोटेस्ट हो रहे थे, मीडिया कवरेज भी मिल रही थी। पहलगाम अटैक हुआ,
उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट उस टाइम चल रहे थे, वो सब रुक गया। अब वो कहाँ गया? ये बिकॉज़ ये कि वक्फ अमेंडमेंट में कुछ ख़ास हुआ नहीं है, ठीक है? वक्फ अमेंडमेंट आप मुझे बताइए, ठीक है, एक फौरी तौर पर ये निकाला है, इसमें कोई बहुत मेजर कोई कहता है इससे कोई बहुत इनके इंटरेस्ट हर्ट हुए। आप मुझे बताइए कितनी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को सरकार ने सीज़ किया है? नहीं किया है ना? तो इसलिए कोई मेजर बहुत ज़्यादा मुझे मेरे पास लगता है एक डेटा है नहीं तो मैं बोल नहीं सकती। नहीं किया ऐसा। अगर अगर किया होता तो डेफ़िनेटली अभी तक आपको असर नज़र आ जाता, ठीक है ना? तो कहीं न कहीं मुझे लगता है मुस्लिम लीडरशिप के साथ एक हिडन लेवल पर एक कंसेंसस या कॉम्प्रोमाइज़ अचीव किया जा चुका है। तो और दूसरी बात ये है कि कहीं न कहीं देखिए इनके जो कम्युनिटी लीडर्स वगैरह हैं, जो फैनाटिक लीडर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं पूरी कम्युनिटी की बात नहीं करता। वहाँ पर भी एक कंसेंसस है कि अभी सरकार थोड़ी-सी सख्त है कई मामलों को लेकर के, तो सरकार की तरफ से एक्शन थोड़ा-सा आ सकता है, सप्रेशन मजबूत होगा, तो आप थोड़ा समय निकालिए। ये कब तक रहेगी बीजेपी, कब तक रहेंगे मोदी जी, कब तक रहेंगे योगी जी? कई दिमाग में बात ये भी है ना, लोकतांत्रिक कंट्री है, तब तक आपकी पॉपुलेशन बढ़ाते रहिए, आपका जो है ना सोसाइटी के अंदर जो है ना दबदबा, डर कायम करते रहिए। एक दिन तो इनको जाना ही है, फिर कौन रोक सकता है? आप मुझे लगता है आपके साथ सीखने को बहुत कुछ है, मल्टीपल पॉडकास्ट हो सकते हैं, श्योर, बट आई एम श्योर हम आपसे बहुत कुछ और सीख सकते हैं, हम फिर से आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।